अभी तक कुछ नहीं लिखा हुआ। अच्छा, वी आर लाइव नो, स्टार्टअप कर दें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जवाद है और मैं मेंबर हूँ नेशनल रिसर्च कैबिनेट का। और आज हमारा जो कर्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स हमारा जो टॉपिक था सिंक रिसर्च सीरीज़ का, उसका एक दूसरा पोर्शन है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा तिलावत के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आज का जो हमारा जो सेशन का दूसरा पार्ट है, दैट इज़ द कर्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स पार्ट 2। और बेसिकली आज के सेशन में हम लोगों ने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स देखने थे। कल हमने सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, जो मोस्ट कॉमन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स थे, जो बेसिक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स थे, वो हमने कवर कर लिए थे। तो बिल्कुल एंड पे बच्चे ये परेशान हो जाते हैं कि ये इतनी मुश्किल थ्योरी है, क्या ये हमें एनालाइज डेटा हाथ से करना पड़ेगा, क्या ये 220 के अगर हमने 220 का या हमने 300 बच्चों का सैंपल साइज लिया है या हमने 300 पेशेंट से डेटा लिया है, तो क्या इनकी वैल्यूज हमें खुद कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी पड़ेंगी? क्या कोई ऐसी सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे हम कैलकुलेट कर सकें? तो बिल्कुल एक ऐसी सॉफ्टवेयर मौजूद है, इसके जरिए से आप किसी भी किस्म का डेटा एनालिसिस कर सकते हैं और किसी भी किस्म की आप जो है इन डेप्थ आप एनालिसिस कर सकते हैं, चाहे वो मीन्स की सूरत में हो, चाहे मीडियंस की सूरत में हो। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी कर सकते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी कर सकते हैं। और सबसे मजे की जो बात है एसपीएसएस की, वो ये है कि जो आप वेरिएबल्स आपने बनाए हैं, आप उनके साथ खेल भी सकते हैं। और किस तरह से खेल सकते हैं? हम इस तरह से खेल सकते हैं कि हम दो वेरिएबल्स को ऐड किया जा सकता है, दो वेरिएबल्स को की रेशो बना के डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से दो तीन वेरिएबल्स को मिला के हम उनकी मीन वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत मजे की चीज़ है एसपीएसएस के अंदर कि आप अपने दो तीन वेरिएबल्स को मिला के उनको ऐड करके उनको सब्ट्रैक्ट करके आप न्यू वेरिएबल्स भी बना सकते हो कि जिनसे आप जो है मजीद डेटा एनालिसिस किया जा सकता है, ठीक है। और इस तरह का जो डेटा एनालिसिस होता है वो समझिए डायग्नोस्टिक स्टडीज़ के अंदर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें ये देखना हो कि ALT और AST की रेशो जो है वो लिवर फेलियर को किस तरीके से प्रेडिक्ट करेगी, तो फिर इस केस में हम ALT और AST दोनों को हम हर पेशेंट का ALT लेवल्स और हर पेशेंट के जो AST लेवल्स हैं उनको लेंगे और फिर उनको एसपीएसएस में एक ऑप्शन होता है ट्रांसफॉर्म वेरिएबल्स का, उसके जरिए से हम डिवाइड करके एक रेशो बना सकते हैं और हमारे पास हर पेशेंट की रेशो विद इन सेकंड्स आ जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है एसपीएसएस की कि आप अपने वेरिएबल्स को डिफरेंट तरीके से जो है अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हो। और एसपीएसएस का सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये दे दूं कि व्हाट डज एसपीएसएस स्टैंड्स फॉर। इट स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। तो ये सोशल साइंसेज में भी इस्तेमाल होता है, सोशल साइंसेज के डेटा एनालिसिस में इस्तेमाल होता है, साइकोलॉजिकल डेटा एनालिसिस में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपके मेडिकल साइंसेज के डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, जैसे कि R है, एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका नाम है R। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर जिसका नाम है SAS। इसी तरीके से एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है जिमोवी। और इसी तरीके से एक जो सबसे लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर है जो काफी डिफिकल्ट है यूज करना, दैट इज पाइथन। तो ये डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिन पे आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो और आपकी मर्जी, आप इनमें से किसी पे भी डेटा एनालिसिस करो। लेकिन एसपीएसएस को लोग प्रेफर इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि ये सिंपल टू यूज है, इजी टू यूज है और इसमें ऑलमोस्ट जो हमें हमारे लेवल पे रिक्वायर्ड डेटा एनालिसिस है एट स्टूडेंट लेवल, और बल्कि स्टूडेंट लेवल नहीं, मैं कहूँगा कि इवन एट हायर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल भी जो आपका डेटा एनालिसिस है वो एसपीएसएस बहुत अच्छी तरीके से कैरी आउट करता है और वेरी सिंपल टू यूज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपके सामने सबसे पहले ये जब भी आप एसपीएसएस ओपन करेंगे तो ये जो मेरे पास अभी वर्जन है वर्जन 25 है, लेकिन आप वर्जन 22, 23 जो भी आपके पास मौजूद है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप जो लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है, जो 25th वर्जन चल रहा है, आप उसको यूज करें। तो अब आप सामने मेरे देख सकते हैं आपके पास एक बिल्कुल एक स्प्रेडशीट जिस तरह एक्सेल पे आती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे उस तरह से आ गई है। और आप इधर ऊपर यहाँ पे कॉलम्स में देख सकते हैं VAR लिखा हुआ है। इस VAR का मतलब है वेरिएबल, ठीक है। इधर आप वेरिएबल आपका जो होता है आप वो लिखेंगे
और उसके बाद ये जो रोज हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं नंबर्स को। ये एक इंडिविजुअल जो रो है ये एक पेशेंट का डेटा को रिप्रेजेंट करेगी, एक पार्टिसिपेंट के डेटा को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और ये जो वेरिएबल्स हैं इनको मैं बाद में फिल करूंगा इन वेरिएबल व्यू, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो आपके पास जो चीज़ खुलती है एसपीएसएस के अंदर, वो आपके पास एक स्प्रेडशीट खुलती है जिसके अंदर रोज हैं और कॉलम है, और एक रो जो है वो एक पेशेंट या एक पार्टिसिपेंट्स के डेटा को डिनोट करती है। जबकि ये वेरिएबल जो है, एक वेरिएबल जो आप बनाएंगे तो फिर उसके आप नीचे जाएंगे तो एक कॉलम जो है एक वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, और उसके नीचे जो उस वेरिएबल की जो जो वैल्यूज हैं हर एक पार्टिसिपेंट की उसको डिनोट करेंगी नीचे जैसे हम जाते रहेंगे। तो अब सबसे पहले जो हमारे पास ये व्यू है एसपीएसएस का, उसे हम कहते हैं डेटा व्यू। हमारे पास एसपीएसएस के अंदर दो व्यूज हैं बेसिकली। नंबर 1 इज डेटा व्यू एंड सेकंड इज द वेरिएबल व्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा व्यू में हमारे पास एक स्प्रेडशीट खुली है जिसमें हमारे पास जो रोज हैं, एक रो जो है एक पेशेंट के या एक पार्टिसिपेंट के डेटा को डिनोट करेगी, और ये जो कॉलम्स हैं, एक कॉलम जो है उसको एक वेरिएबल के लिए होगा, जैसे कि जेंडर, जैसे कि मैरिटल स्टेटस, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, जैसे कि पेशेंट की एज, जैसे कि पेशेंट के ALT लेवल, उसका वेट, ठीक है। आप उसका कह लो कि उसके ALT लेवल्स, उसके AST लेवल्स, वो आप डिफरेंट उसके अंदर आप वेरिएबल एंटर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिखाऊंगा कि वेरिएबल्स बनाने कैसे हैं एसपीएसएस में। सबसे पहले ये डेटा व्यू आपको क्लियर होगी कि आपके पास डेटा व्यू में क्या क्या चीजें आ रही हैं। अब हम आते हैं वेरिएबल व्यू में। वेरिएबल व्यू में किस तरह से आता है? अब वेरिएबल व्यू में हमारे पास थोड़ा सा व्यू आप देख सकते हैं कि चेंज हो गया है। कि डेटा व्यू में किस तरह से था कि यहाँ पे VAR लिखा हुआ था, जो कि बाद में चेंज होगा जब भी जैसे जैसे मैं वेरिएबल साथ एंटर करूंगा। लेकिन वेरिएबल व्यू में किस तरह है? वेरिएबल व्यू में अब एक रो जो है वो एक वेरिएबल को डिनोट करेगी, ठीक है। इसमें आपने परेशान नहीं होना, ये आपको जैसे जैसे हम लोग आगे करते रहेंगे प्रैक्टिस से, आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे डेटा के ऊपर तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा डेटा एनालाइज करना। तो सबसे पहले हम अपने पहले वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो अब पहला वेरिएबल जो है वो है हमारा जेंडर, तो हम यहाँ पे जेंडर लिखेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे जेंडर कर दिया। अब यहाँ पे इसने, अब जैसे मैंने वेरिएबल का नाम लिखा तो बाकी चीज़ें एसपीएसएस खुद ही ऑटोमेटिकली फिल करता है, लेकिन हमें इनको ऑल्टर करना है डिपेंडिंग अपॉन आवर वेरिएबल टाइप। अब आप देख सकते हैं कि कल जब हमने डिस्कस किया था थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, तो उसमें हमने सबसे पहले बात की थी कि हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या कैटेगोरिकल हो सकते हैं या स्केल हो सकते हैं। अब कल वाले जो हमने थ्योरी की थी उसके हिसाब से हमारे पास जो जेंडर है दैट इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए यहाँ पे टाइप पे मैं ये जो 3 डॉट्स हैं इन पे क्लिक करूंगा, और मेरे पास बहुत सारी जो हैं यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे, न्यूमेरिक, कॉमा, डॉट। इसमें से आपके काम की सिर्फ दो चीजें हैं, एक है न्यूमेरिक और एक है स्ट्रिंग। बाकी चीजें आप लोगों के किसी काम की नहीं है, ठीक है। बाकी चीजें आपकी रिसर्च के अंदर, इन मेडिकल रिसर्च आपको इतनी ज्यादा काम नहीं आएंगी, लेकिन ये पहला जो न्यूमेरिक है और ये जो स्ट्रिंग है आप इसको इस्तेमाल करोगे। स्ट्रिंग का क्या मतलब है? अगर फॉर एग्जांपल आपका जो डाटा है उसके अंदर अल्फाबेट्स हैं तो फिर आप स्ट्रिंग यूज करोगे। क्या आपने अल्फाबेट्स के जरिए से अपने जेंडर को डिनोट करना है? नहीं, हमने उसको वैल्यूज देनी है। तो हम क्या करेंगे कि हम जेंडर को, अब एसपीएसएस जो है वो एक ऐसी सॉफ्टवेयर है, इट डज नॉट अंडरस्टैंड अल्फाबेट्स, ठीक है। अगर आप लिखोगे मेल फीमेल तो उसके लिए आप वो फिर उसको मेल और फीमेल को अलग अलग तरीके से एनालाइज करेगा। तो उससे बेहतर ये है कि अगर आपने उसके ऊपर दूसरे इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स लगाने हैं, टी टेस्ट लगाना है या कोई और टेस्ट लगाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डाटा को एक नंबरिंग दो, ठीक है। और वो नंबरिंग आप किस तरीके से दोगे कि आप 1 को मेल कर दो और 2 को फीमेल कर दो, या 0 को मेल कर दो या और 1 को फीमेल कर दो, वो आपकी जिस तरह से मर्जी है। आप बेशक 2 और 3 का लेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं आगे चलूंगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने वैल्यूज किस तरह देनी है। तो सबसे पहले वेरिएबल टाइप में आपने न्यूमेरिक यूज करना है। स्ट्रिंग आपने तब इस्तेमाल करना है जब आपके बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस हों आपके डेटा के अंदर, या आपके डेटा में कोई अल्फाबेट्स हों, तब आप स्ट्रिंग यूज कर लें। वरना आई वुड ओनली रिकमेंड यू कि ऑलवेज यूज न्यूमेरिक एज योर वेरिएबल टाइप। ओनली यूज स्ट्रिंग वेरिएबल व्हेन यू नो व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। डू नॉट यूज स्ट्रिंग वेरिएबल, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। इसलिए जो वेरिएबल टाइप है तो इसको आपने हमेशा न्यूमेरिक ही रहने देना, इन द मोस्ट केसेस आपने न्यूमेरिक ही रहने देना।
इसको मैं इधर ओके कर दूंगा। अब ये जो हमारे पास विड्थ है और डेसिमल्स हैं, ठीक है, तो ये भी हमारे ज्यादा काम की चीज नहीं है। विड्थ का मतलब ये है कि कितना डेटा जा सकता है, कितने डिजिट्स तक इसे आगे तक जाना चाहिए, ये विड्थ का मतलब होता है। तो ये भी आपके काम की चीज है, इसको आपने बिल्कुल ऐसी ब्लैंक छोड़ देना है, जिस तरह से सेटिंग हुई है उसी तरह रहने। अच्छा, अब आगे आ जाए डेसिमल्स पे। अब डेसिमल्स का क्या मतलब है कि पॉइंट के बाद आपने कितना डेटा रखना है, कितने डिजिट्स रखने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा तो फिर मेरा पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई मेरी वैल्यू है 96.4, तो अगर मैं 0.4 भी इंक्लूड करना है तो फिर मैं डेसिमल को 1 कर दूंगा। अगर मेरी वैल्यू है 96.42 और मैं चाहता हूँ कि मेरे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स हैं, तो फिर मैं इसे 2 कर दूंगा। अगर मैं 3 चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो लेकिन मैं इसको भी रिकमेंड करूंगा कि जो ये 2 जो लिखा हुआ है इसको 2 ही रहने दें, इसको भी छोड़ दें। अच्छा, अब ये लेबल का क्या मतलब है। अब होता ही है कि जब भी आप वेरिएबल को नेम देते हो, तो अब ये जो हमारा वेरिएबल है ये तो एक सिंपल सा हमारे पास एक वन जो था हमारे पास एक वर्ड था जिसके अंदर ये हमारे पास सिर्फ एक वर्ड था और इसमें 2-3 वर्ड्स इंक्लूडेड नहीं थे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जेंडर ऑफ पॉपुलेशन, अगर मैं ये पूरा लिखूं तो अब आप देखें, अब मैं एंटर, तो मुझे इसने एक एरर दे दिया, और एरर उसने क्या दी है, वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इलीगल कैरेक्टर। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी आपने वेरिएबल का नाम देना है तो आपने एक ध्यान रखना है कि आपके वेरिएबल के अंदर किसी किस्म की कोई स्पेस भी ना हो और किसी किस्म की कोई जो है कोई इलीगल कैरेक्टर ना हो। और वो इलीगल कैरेक्टर क्या होता है कि कोई फॉर एग्जांपल आप कह लें कोई ब्रैकेट या कोई स्टार या कोई एंड या कोई परसेंटेज, इस तरह की कोई चीज ना हो। सिर्फ अगर आपके वेरिएबल का नेम शॉर्ट रखें, कोई एक वर्ड इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो फिर आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज करें और ऑफ लिख दें और अंडरस्कोर पॉपुलेशन। तो फिर ये आपका इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो अगर आप जेंडर ऑफ पॉपुलेशन वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप उसको इस तरह से कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब लेबल क्या है। अब लेबल में आप स्पेस भी डाल सकते हो, आप किसी किस्म की जो है परसेंटेजेस भी ऐड कर सकते हो अपने वेरिएबल के नाम के साथ। आप आप जो है स्पेसेस भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको जिस तरह से आपको वेरिएबल का नेम लेबल चाहिए आप उस तरह से रख सकते हो। अब जैसे आपको ये अंडरस्कोर जो है अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर आप यहाँ पे जेंडर ऑफ पॉपुलेशन या पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब आप चाहते हैं कि आपके जब डेटा में जो आप एनालाइज कर रहे हो तो फिर आपका एक बड़ा स्मूथ सा रिजल्ट आए और आपके ये अंडरस्कोर और ये सब चीजें ना आए, तो फिर आप उसके लिए लेबल इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। उसके लिए आप फिर स्पीसीज में सिलेक्ट करोगे कि यूज वेरिएबल लेबल्स, और फिर वो आपके जब डेटा एनालाइज के लिए आपकी आउटपुट फाइल जब आएगी तो फिर वो बिल्कुल लेबल्स के साथ जो है आपका डेटा एनालाइज करके आपको देगा। ठीक है। तो लेकिन अगर आपको यहाँ पे लेबल नहीं रखना, अब मैं चाहता हूँ कि बस मैं जेंडर इस्तेमाल करूँ और मैं यहाँ पे बस, तो फिर मैं बस यहाँ पे जेंडर लिख देता हूँ और फिर मुझे लेबल की ज़रूरत ही नहीं है। लेबल भी मुझे जेंडर ही लिखना है अगर तो फिर मैं इधर वेरिएबल नेम में जेंडर ही रहने दूंगा और फिर मैं को सो अब तक हमने क्या, आपने किसी किस्म का उसके अंदर इलीगल कैफे वेरिएबल हैज मोर देन वन वर्ड। ठीक है, जो है वो बड़ा खूबसूरत सा लगे, बड़ा ऑर्गेनाइज सा लगे, तो फिर आप लेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग लेबल भी इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, आपने डेसिमल को 2 पे ही रहने देना है, विड्थ को 8 पे ही रहने देना है। ठीक है, आप बढ़ा भी सकते हैं, जितना मर्जी आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं इसको, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और टाइप आपने हमेशा न्यूमेरिक ही रहने देनी है अनलेस एंड अनटिल यू हैव अल्फाबेट्स इन योर डेटा। और डिफरेंट तरह के अल्फाबेट्स हैं, जैसे कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है। अब नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एक वेरिएबल है, उसको आप न्यूमेरिक नहीं कर सकते। अगर आप एक मल्टी सिंटैरिक स्टडी कर रहे हैं जिसमें कोई 50 मेडिकल कॉलेजेस इन्वॉल्व हैं पूरे पाकिस्तान के, और हर बंदे ने जो है वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा है, तो फिर आप उसको न्यूमेरिक नहीं कर सकते, उसके लिए फिर आपको स्ट्रिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसको फिर स्ट्रिंग कर देंगे।
तो अब आप यहाँ पे देखें कि लेबल हो गया हमारे पास। अब आ जाए वैल्यूज के ऊपर। अब वैल्यूज मुझे क्या देनी है? अब मैंने कहा जेंडर में मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, नंबर 1 इज मेल एंड नंबर 2 इज फीमेल। ठीक है, तो मैंने ये दो पॉसिबिलिटीज रखी हैं। तो मैं वैल्यूज पे जो 3 आगे डॉट्स लगे हुए हैं इन पे क्लिक करूंगा और मेरे पास ये एक जो है पॉपअप खुलेगा। इस पॉपअप में मैंने वैल्यू के ऊपर क्या लिखना है? वैल्यू में मैंने लिखना है 1, ठीक है, और लेबल में मैं लिखूंगा मेल, और ये मैंने 1 और मेल लिख के यहाँ पे ऐड कर दिया। इसी तरीके से जो मेरी दूसरी वैल्यू, मेरा जो दूसरा लेबल था वो कौन सा था? दूसरा लेबल इज फीमेल, सो आई विल राइट 2 और यहाँ पे मैं लिखूंगा फीमेल और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। अभी मेरे पास जो दो पॉसिबिलिटीज थी मेरे जेंडर के वेरिएबल के अंदर, वो मैंने यहाँ पे उनको वैल्यूज दे दी। क्यों? क्योंकि SPSS जो है वो एनालाइज करेगा आपके नंबर्स को, और आपके नंबर्स को एनालाइज करके वो फिर आपको मीन वैल्यूज या कोई जो है डेटा फराहम करेगा, जो या आपको जो है एनालिसिस करके देगा खुद ब खुद। तो उसके लिए जरूरी है कि आपने डेटा को वैल्यू जरूर दें। ठीक है, तो अब आपने जो है यहाँ पे इसको ओके कर देना है। तो फिर ये अब आपके वैल्यूज यहाँ पे आ गई। और इसके अलावा मैंने क्या बात की थी कि जेंडर जो है वो किस तरह का वेरिएबल है। अब देखें ये एक वेरिएबल है, लेकिन इसके अंदर ऑर्डर्स नहीं बने हुए। सो हम इसे क्या कहेंगे? ये कहेंगे ना जब, तो फिर यहाँ पे आपके पास नॉमिनल का ऑप्शन है और आप नॉमिनल पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपका पहला वेरिएबल क्रिएट हो गया। रोल को मिसिंग को भी छोड़। सो इस पूरे मतलब आपके 3 मेन टारगेट्स होने चाहिए कि सबसे पहले आपने वेरिएबल का नेम एंटर करना है, वेरिएबल नेम में कोई इलीगल कैरेक्टर मौजूद ना हो। वो ये है कि आपकी जो वेरिएबल टाइप है वो न्यूमेरिक रहे। ठीक है, वो न्यूमेरिक ही रहनी। और उसके अलावा जो तीसरी चीज है वो ये है कि आपने वैल्यू सही से एंटर करनी है, और आपने मेजर जो है वो स्केल है, नॉमिनल है या ऑर्डिनल है, उसको उस हिसाब से एंटर करना है। ठीक है, अब इसी तरीके से मेरा एक दूसरा वेरिएबल है, इसको मैं लिखना चाहता हूँ, वो है एज। ठीक है, तो अब मैं एज ऑफ द पेशेंट लिख देता हूँ या एज ऑफ द पार्टिसिपेंट लिख देता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ, अब मैं इसको एंटर करता हूँ, तो अब इसने खुद ही कर दिया कि न्यूमेरिक है। और इसको मैं चेक भी कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये मेरा न्यूमेरिक वेरिएबल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एज जो है दैट इज अ स्केल वेरिएबल, सो ये मेरा न्यूमेरिक ही रहेगा। अच्छा, अब क्या है? अब मुझे क्या स्केल वेरिएबल में वैल्यूज देने की जरूरत है? नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। एज जो है वो डिफरेंट होगी और किसी भी एक वैल्यू का इधर कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होगा। इधर हमारे पास 1 का मीनिंग, अब क्योंकि हमने जेंडर को न्यूमेरिक कर दिया है तो हमें इधर 1 का और 2 का मीनिंग हमें देना जरूरी था कि 1 का मीनिंग ये है, 2 का मीनिंग ये है। ठीक है, लेकिन एज के अंदर हमारी जो एज अगर किसी की 10 साल है तो उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। किसी की एज अगर 20 साल है तो उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो इधर हम वैल्यूज को एम्प्टी छोड़ देंगे और उसके बाद मेजर को हमने इधर स्केल कर देना। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि आपने एक नॉमिनल वेरिएबल किस तरह जनरेट करना है और एक आपने ऑर्डिनल और एक आपने स्केल वेरिएबल किस तरीके से बनाना है SPSS के लिए। और ये आपने वेरिएबल व्यू में जाके बनाना है। डेटा व्यू में आप बिल्कुल भी वेरिएबल्स नहीं बना सकते। वेरिएबल बनाने के लिए आपको वेरिएबल व्यू में जाना जरूरी है। अब जो मेरा तीसरा वेरिएबल मेरी स्टडी के अंदर था वो था एकेडमिक ईयर। कौन सी लिखा? अब देखिए एकेडमिक ईयर, तो अब मेरे पास इसमें वेरिएबल के 2 वर्ड्स थे, तो मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर यूज किया। अगर मैं अंडरस्कोर यूज नहीं करूंगा तो फिर वो उसी तरीके से कह देगा योर वेरिएबल हैज एन इलीगल कैरेक्टर। सो इसलिए जरूरी है कि आप यहाँ पे अंडरस्कोर यूज करो। अब एकेडमिक ईयर की जगह जिससे मैंने कहा था आई वुड प्रेफर टू यूज 1 वर्ड फॉर अ वेरिएबल इंस्टेड ऑफ 2 वर्ड्स। सो एकेडमिक ईयर की जगह मैं वर्ड भी यूज कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लास का वर्ड यूज कर दिया।
तो और अगर मैं चाहता हूँ कि, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एकेडमिक ईयर भी कहीं जब मैं एनालिसिस करूँ तो मुझे एकेडमिक ईयर का वर्ड के साथ में कभी रिप्लेस भी कर दूँ, तो फिर मैं यहाँ पे लेबल एकेडमिक ईयर लिख देता हूँ। ठीक है। अच्छा, एकेडमिक ईयर जो है वो किस तरह का वेरिएबल है? एकेडमिक ईयर जो है उसमें हमने कहा था कि एक प्रॉपर एक ऑर्डर बना हुआ है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर। हमारे पास ये 5 ऑर्डर्स हैं और जो अगले वाला ऑर्डर है वो पिछली वाली वैल्यू से बड़ा है। सेकेंड ईयर जो है वो फर्स्ट ईयर से बड़ी है, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर से बड़ी है, फोर्थ ईयर थर्ड ईयर से बड़ी है, फाइनल ईयर बाकी चारों ईयर से बड़ी है। तो फिर इस केस में हमने क्या करना है कि हमने इसको मेजर को कर देना है ऑर्डिनल। ठीक है, ये मेरा वेरिएबल ऑर्डिनल हो जाएगा और मेरी वैल्यू क्या होगी, और मेरी वैल्यूज इसमें क्या होंगी, क्या मेरे पास 5, अब क्योंकि मैंने इसको न्यूमेरिक किया था तो इसकी एंडलेस वैल्यूज हो सकती है, लेकिन हमने इसको 5 तक लिमिटेड रखना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे वैल्यूज पे क्लिक किया और फिर हमारे पास ये पॉपअप खुला और फिर हमने इधर 1 का मतलब लिख देना है फर्स्ट ईयर और इधर ऐड कर देना है 2 सेकेंड ईयर एंड ऐड 3 थर्ड ईयर और ऐड 4 फोर्थ ईयर और ऐड, और इसी तरीके से 5 को मैंने कर देना है फाइनल ईयर एंड आई विल ऐड दिस। और जैसे ही मेरे पांचों के पांचों वेरिएबल अब यहाँ पे एंटर हो गए तो मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपने एसपीएसएस के अंदर एक स्केल वेरिएबल भी बना लिया, एक नॉमिनल वेरिएबल भी बना लिया और एक ऑर्डिनल वेरिएबल भी बना लिया। जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे उनकी यही मेन 3 टाइप्स होंगी। ठीक है, और इन्हीं 3 मेन टाइप्स के साथ ही आपने चलना है। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं पेशेंट का मैं चेक करूँ कि मेरे पेशेंट्स जो हैं उनका सीरम ALT और सीरम AST लेवल क्या है और उनका जो है लिवर फेलियर है उनके अंदर या नहीं है, तो अगर मैं कहूँ कि लिवर फेलियर मेरा एक वेरिएबल है, तो लिवर फेलियर को मैं नाम दूंगा अपने वेरिएबल का और उधर जो मेरी उसकी वैल्यूज होंगी उसकी वैल्यूज में मैं 1 को लिख दूंगा यस, 2 को लिख दूंगा नो। तो इस तरीके से मेरी ये 2 वैल्यूज बन जाएंगी और फिर वो मेरा मेजर क्या होगा, वो मेरा नॉमिनल होगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ सीरम ALT लेवल, अब सीरम ALT लेवल कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके 1000 तक भी जा सकता है, तो हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज है। तो फिर उसको मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्केल वेरिएबल करूंगा, उसका नाम एंटर करूंगा और यहाँ पे न्यूमेरिक करूंगा, और उधर मैं वैल्यूज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा क्योंकि वो स्केल वेरिएबल की वैल्यूज के साथ आपने कुछ भी नहीं करना, उसको आपने कोई वैल्यूज नहीं देनी अनलेस एंड अंटिल इट देयर वैल्यूज मींस समथिंग। वो डिपेंड करता है कि आपका वेरिएबल किस तरह का है। अब अगर एक और मेरे पास वेरिएबल है, वो है नेम ऑफ स्टूडेंट। सॉरी, अब ये देखें बिल्कुल जैसे मैंने स्पेस डाली तो फिर इलीगल कैरेक्टर आ गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेम और अंडरस्कोर ऑफ स्टूडेंट। तो अब ये देखिए मेरे पास आ गया। अब मुझे बताइए नेम जो है वो किस तरह का वेरिएबल है। एक मतलब बहुत सारे नाम हो सकते हैं, बहुत सारी नेम्स की पॉसिबिलिटीज हैं, थाउजेंड्स ऑफ नेम्स हो सकते हैं किसी की भी। तो अगर हम वैल्यूज एंटर भी करना चाहें, जैसे 1 का हम चले कर देते हैं अली होगा, 2 का मतलब जवाद होगा, 3 का मतलब जो है कुछ भी होगा, तो फिर हमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज इस तरीके से बनानी पड़ेंगी, वो हमारे लिए बहुत कमरसम हो जाएगा। और हो सकता है कि किसी का नाम इतना यूनिक हो कि फिर वो हमारी उन थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज में मौजूद ही ना हो। तो बेहतर यही है कि आप इस केस के अंदर इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके अपने वेरिएबल को स्ट्रिंग कर दें। और स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि अब उसके अंदर आप अल्फाबेट्स वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं और आप इसको ओके कर दें और बस, और आप आपने इसके अंदर और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, मेजर को आप जो है बस नॉमिनली रहने दें। ठीक है, इसी तरीके से नेम ऑफ स्कूल या नेम ऑफ मेडिकल कॉलेज, तो आप इस तरीके से कर, तो इसको भी आपने यहाँ पे 3 डॉट्स क्लिक करके स्ट्रिंग कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर आप 50 मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं तो अब आप यहाँ पे बैठ के 50 वैल्यूज एंटर करेंगे कि 1 का मतलब ये है, 2 का मतलब ये, 3 का मतलब ये है, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप नेम ऑफ स्कूल को ऐसे ही रहने दें और आप खुद ही मैन्युअली एंटर कर दें। ठीक है, या अगर आपके पास एक्सेल फाइल मौजूद है तो एक्सेल फाइल से इंपोर्ट कर लें। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास नेम हो किसी चीज़ का तो फिर आप उसके लिए स्ट्रिंग यूज़ करें, अदरवाइज ऑलवेज यूज़
न्यूमेरिक एज योर वेरिएबल टाइप, एंड फॉर मेजर वो आपको डिपेंड करता है कि आपका वेरिएबल कौन सा है। तो अब यहाँ पे हमने एक छोटी सी डेटा फाइल हमने बनाई है जिसमें हमारे पास ये 5 वेरिएबल्स हैं। तो अब हम डेटा व्यू में जाते हैं, देखते हैं डेटा व्यू में क्या चेंजेस आए हैं। हाँ, अब आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ VAR वेरिएबल की जगह लिखी थी वहाँ पे पूरे का पूरा वेरिएबल आ गया। अब जैसे यहाँ पे जेंडर आ गया है, यहाँ पे एज आ गई है, यहाँ पे क्लास आ गई है, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया, यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल आ गया। अब जैसे कि अब मैं यहाँ पे हूँ, तो अब मेरा जो पहला जो मैंने अपना क्वेश्चनर खोला, तो उसके अंदर जो क्वेश्चनर बच्चे ने अपने डेमोग्राफिक्स फिल किए हुए थे वो लिखा हुआ था कि ही इज अ मेल, he is 23 years old, he is in final year MBBS and his name is Jawad and he is from Rawalpindi Medical University। ठीक है, तो ये चीजें उसने जो है ना इस तरीके से फिल की हुई हैं। तो अब मैं इनको SPSS में कैसे करूँगा? अब देखें, हमने जेंडर के लिए 2 पॉसिबिलिटी रखी थी, 1 इज इक्वल टू मेल, 2 इज इक्वल टू फीमेल्स। तो फिर मैं यहाँ पे अब स्टूडेंट जो है वो मेल है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। अब 1 लिख के जैसे ही मैं आगे गया हूँ तो उसने खुद ब खुद मुझे इधर मेल कर दिया। यहाँ पे उसने खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने 1 मेल को वैल्यू दे दी थी 1 की, इस वजह से यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया है इनटू 1 इनटू मेल। और अब एज है, एज तो न्यूमेरिक एक स्केल वेरिएबल है, तो फिर हम उसको इधर जितनी एज है वो लिख देंगे, दैट इज 23। अब देखिए, क्योंकि हमने वेरिएबल यू में अगर मैं जाऊँ तो हमने डेसिमल पॉइंट कितने रखे थे, 2 के, 2 डेसिमल्स के साथ आगे होने चाहिए। तो फिर यहाँ पे आ गई मेरे पास एज 23.00। ठीक है, अभी 23 ईयर्स उसकी एज है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्लास की कौन सी थी, फाइनल ईयर। और फाइनल ईयर के लिए हमने वैल्यू कौन सी सिलेक्ट की थी, 5 सिलेक्ट की थी। तो मैंने इधर 5 लिख दिया और ये ऑटोमेटिकली फाइनल ईयर आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से नेम ऑफ स्टूडेंट। अब नेम ऑफ स्टूडेंट के लिए तो मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं नंबर वगैरह तो कोई नहीं ऐड कर सकता, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम डायरेक्टली एंटर करूंगा, जवाद। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आगे जाऊंगा नेम ऑफ मेडिकल स्कूल, तो मैं यहाँ पे RMU लिख दूंगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं डेटा। और जिस तरह मैंने कहा था, एक रो जो है वो एक पार्टिसिपेंट के डेटा को डिनोट कर रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक रो, पहला जो रो है वो एक मेरा पार्टिसिपेंट शो करिए जो मेल है, जिसकी एज 23 साल है, जो फाइनल ईयर में है, जिसका नाम जवाद है, जो RMU का स्टूडेंट है। ठीक है, और अब इसी तरीके से आप जो है कोई और नाम भी अब कोई फीमेल कर सकती है। जैसे अगर मैं कहूँ कोई जो मेरा दूसरी वो फीमेल थी, तो मैंने यहाँ पे इसको 1 ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने इसको फीमेल में चेंज कर दिया। ठीक है, और इसी तरीके से फिर एज जो है उसकी वो 22 ईयर्स थी, यहाँ पे मैंने 22 लिख दिया। ईयर जो था उसका वो 4th ईयर था, तो उसने 4th ईयर कर दिया। नेम फॉर एग्जांपल उसका था लीना। ठीक है, तो आपने ये नेम लिख दिया, और फिर आपने नेम ऑफ स्कूल जो था उसका वो KEMU कर दिया, वो KEMU से उनका ताल्लुक। तो इस तरीके से आप पूरे का पूरा डेटा एंड तक जितना आपका सैंपल साइज है वो इस तरीके से एंटर कर सकते हैं। ठीक है, आप और इसका तरीका क्या होता है कि आप यूजुअली डेटा जब भी एंटर करें, आपने क्वेश्चनर्स फॉर एग्जांपल बांटे हैं लोगों के अंदर, तो लोगों में जब आपने क्वेश्चनर्स बांटे हैं, आपने क्वेश्चन रिसीव किया, आपके पास 150 क्वेश्चनर्स आ गए, तो फिर आप नंबरिंग दे दें कि भाई कि 1 जो है दैट मीन्स मेल, 2 मीन्स इज इक्वल टू फीमेल, एक पेपर पे आप लिख लें। और फिर अपने एक और जो दोस्त है आपके साथ, जो को रिसर्चर है, आप उसको वो फॉर्म्स पकड़ें और उससे कहें कि भाई बताओ कि अगर कोई मेल है तो मुझे 1 बोलना, अगर कोई क्लास जिसकी 4th ईयर है तो मुझे 4 बोलना, और उसका नेम भी मुझे बताना, और फिर मुझे उसका ईयर ऑफ स्टडी भी बताना, और मुझे उसका जो है वो कॉलेज भी बताना। तो फिर वो आपको साथ साथ बताता जाएगा और आप साथ साथ एंटर करते जाएंगे। तो जब मिल के काम होगा तो फिर आपका जल्दी काम हो जाएगा। आपका पूरे का पूरा डेटा, अगर 200-300 लोगों का भी डेटा है, तो आपका 1 से 2 दिन के अंदर सारे का सारा एंटर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अकेले लगे रहेंगे देखो, तो इससे आपको बहुत बहुत मुश्किलात होंगी। हो सकता है कि आप इसमें कोई ना कोई एरर भी करें। ठीक है, डेटा एंट्री के दौरान। तो सो बेहतर ये होता है कि आप 2 से 3 बंदे हों आपके साथ, और आप सब लोग मिलकर डेटा एंटर करें। तो इधर मैंने बेसिकली आपको बता दिया कि आपने वेरिएबल किस तरह से बनाने हैं, डेटा व्यू क्या है, वेरिएबल व्यू क्या है, और आपने वैल्यूज किस तरीके से देनी है, नॉमिनल और कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को, और आपने
स्ट्रिंग वेरिएबल्स को किस तरीके से बनाना है। तो ये बेसिकली हमारे पास ये आज के जो पहला पार्ट था हमारे सेशन का वो ये था। अब मैं आपको एक और डेटा सेट शेयर करता हूँ, आई होप ये सबको नजर आ रहा होगा। तो अब ये मेरे पास एक डेटा सेट है, ये एक रिसेंटली एक सर्वे किया था मैंने, तो ये उसका सारे का सारा डेटा है और ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कहाँ तक जा रहा है, 300 बच्चों का है। ठीक है, ये 300 बच्चों का मेरा सर्वे था। तो इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें असेस की, तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास टोटली 300 स्टूडेंट्स का डेटा है। और अब मैं इसमें वेरिएबल व्यू में जाता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं ये मेरे पास मेरे सारे के सारे, और ये मेरे वेरिएबल्स क्या हैं। नंबर 1 इज जेंडर, तो मैंने जेंडर यहाँ पे किया और मैंने लेबल कोई नहीं दिया यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा ये मेरी क्लास थी, ये जिस बच्चे की जो क्लास थी। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यूज भी मैंने दी हैं, और इधर मैंने वैल्यूज क्या दी हैं, 1 इज इक्वल टू मेल, 2 इज इक्वल टू फीमेल फॉर जेंडर। और क्लास के लिए मैंने क्या किया हुआ है, क्लास के लिए मैंने 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल ईयर। ठीक है, क्योंकि मैंने ये जो पूरे का पूरा डेटा लिया था ये 3rd ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट्स में लिया था, तो फिर मेरे सिर्फ 3rd ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट्स के मेरे 1st ईयर 2nd ईयर वाले एक्सक्लूडेड थे। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा नेम्स मैंने इसलिए नहीं यूज़ किए क्योंकि डेटा शुड बी कॉन्फिडेंशियल, तो मैंने किसी भी स्टूडेंट का नेम इसमें इस्तेमाल नहीं किया था। अब एज देख लें, एज मेरे पास एक स्केल वेरिएबल है, तो मैंने इधर कोई वैल्यू नहीं डाली। अच्छा, अब ये Q1, Q2, Q3 ये कौन से वेरिएबल्स हैं, तो बेसिकली ये जो मेरी स्टडी थी ये क्वेश्चनर बेस्ड स्टडी थी, जिसके अंदर टोटल 25 क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 25, तो ये मैंने पूरा सवाल लिखने के बजाय कि भाई मैं पूरा का पूरा सवाल लिखूं, और मुझे तो पता है कि सवाल कौन सा है, क्वेश्चन 1 कौन सा है, क्वेश्चन 2 कौन सा है, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल ब्रीफ करके क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 आखिर क्वेश्चन नंबर 25 तक यहाँ पे लिस्ट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने सारे के सारे क्वेश्चन लिस्ट कर दिए, और अब इन क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस थे मेरे पास वो थे 1 से लेके 5 तक, स्ट्रांगली अग्री से लेके स्ट्रांगली डिसएग्री तक, जिसे कहते हैं लिकर टाइप स्केल। इसमें स्ट्रांगली डिसएग्री, अग्री, के बाद न्यूट्रल, फिर डिसएग्री और फिर स्ट्रांगली डिसएग्री। ये हमारे पास 5 ऑप्शंस होते हैं, और फिर आप इन 5 ऑप्शंस को होगा किसी चीज का आंसर, तो इसका मतलब होगा कि क्वेश्चन 1 के अंदर 0 का मतलब था 3 का अग्री और 4 का स्ट्रांगली अग्री। हेलो, आवाज आ रही है सबको मेरी? अच्छा, अच्छा तो हम बात कर रहे थे कि जो लिकर टाइप स्केल था इसमें मैंने 5 ऑप्शंस दिए थे, और मैंने 0 कर दिया था स्ट्रांगली डिसएग्री को, 1 कर दिया था डिसएग्री, 2 न्यूट्रल, 3 अग्री और 4th स्ट्रांगली अग्री। इस तरीके से ये मैंने जो है ऑप्शंस बनाए थे, और ये मैंने इसी तरीके से 25 के 25 सवालों के इस तरह से ऑप्शंस बनाए थे। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरे पास सारे का सारा डेटा है, और ये मैंने सारे का सारे यहाँ पे एंटर भी कर दिया था। ठीक है, तो अच्छा अब हम बात करते हैं अब इस पे एनालिसिस की कि हमने सबसे पहले चीजें क्या करनी है। अब जब भी आप कोई क्वेश्चनर बेस्ड स्टडी करते हैं ना, तो आप सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चनर है वो कितना रिलायबल है। ठीक है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, उसकी जो है उसमें उसकी रिलायबिलिटी वो कितना जो है उसके रिजल्ट्स जो है वो रिलायबल है। तो उसके लिए आपको एक वैल्यू चेक करनी होती है जिसको आप कहते हो क्रॉनबैक अल्फा। ठीक है,
और वो वैल्यू आपके पास SPSS से बहुत आराम से आ सकती है। और वो किस तरह से आ सकती है कि आप यहाँ पे ऑप्शंस देखें, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसमें आपके पास फाइल है, एडिट है, व्यू है, डाटा है, ट्रांसफॉर्म है, एनालाइज है, जो आप, और ग्राफ्स है। इसमें जो आपका ज्यादातर काम होगा ना वो इन 4 ऑप्शन से होगा: डाटा, ट्रांसफॉर्म, एनालाइज और ग्राफ्स। डाटा वाले ऑप्शन में अगर आप देखें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें आप अपने डाटा को मैनेज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, जिसमें आप फाइल्स को मर्ज भी कर सकते हो, फाइल्स को स्प्लिट भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर। तो अगर आप तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से अपने डेटा को एनालाइज करना है। लेकिन अगर बेसिक्स पे देखा जाए तो बेसिक्स के ऊपर आप इस ऑप्शन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। सेकेंड इज द ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म वेरिएबल में आप वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हो, वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हो, उनको डिवाइड कर सकते हो, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे आपका दिल करे आप उस तरीके से उनको डिफरेंट तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने अपने वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। उसके बाद अब आप आ जाएं एनालाइज पे। एनालाइज वाला जो पोर्शन है ये मोस्ट कॉमन होगा जो आप इस्तेमाल करेंगे अपने SPSS में, क्योंकि आप इसमें कंप्लीट डेटा एनालिसिस करते हो। आप यहाँ पे ऑप्शंस देखिए कि बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का है, टेबल्स बनाने का है, कंपेयर मीन्स का है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिससे मैंने आपको कल टेस्ट के नाम बताए थे, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, वन बाय एनोवा। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्यू क्लिक्स के जरिए से आप आराम से असेस कर सकते हो कि आपके जो मीन्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है और उनके अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं। इसी तरीके से आप कोरिलेशन करके एसोसिएशंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो यही मैं आज के सेशन में इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने मीन्स कैसे कंपेयर करने हैं, आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैसे मेजर करने हैं और आपने कोरिलेशन किस तरह से करनी है। इसी तरीके से कल जिससे मैंने बताया था एक डिफिकल्ट टर्म है जिसका नाम है रिग्रेशन या प्रेडिक्शन, तो आप वो भी SPSS से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क्स भी बना सकते हो, जो कि एक बहुत जो है डिफिकल्ट किस्म की का एक एनालिसिस होता है, बड़ा कमरसम होता है। तो आप वो भी कर सकते हो। SPSS के अंदर आप बहुत वाइड रेंज ऑफ एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन आपको जो आपके काम की चीज़ें वो आपको ज़रूर करनी आनी चाहिए जो आपके लेवल पे। तो इसके लिए सबसे पहले जो जिससे मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन आपने यूज़ किया है तो आपने उसकी रिलायबिलिटी ज़रूर मेजर करनी है कि वो रिलायबल कितना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप रिलायबिलिटी एनालिसिस करो और अल्फा क्रॉनबैक वैल्यू को देखो। और वो हमारे पास किस तरीके से आएगी, उसके लिए आपने एनालाइज पे जाना है। एनालाइज पे जाके यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास स्केल का। स्केल के साथ आगे ऑप्शन आएगा रिलायबिलिटी एनालिसिस का, इस पर आपने क्लिक करना है। आपके पास एक विंडो पॉपअप खुली है। अब इसके अंदर आपने आपके क्वेश्चन के जितने आइटम्स हैं वो आपने डालने हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात का ध्यान रहे कि जब बच्चे रिलायबिलिटी एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वो जेंडर, क्लास, एज, नेम, इन चीज़ों को भी अपने अंदर अपने आइटम्स के अंदर डाल देते हैं। आपने उन चीज़ों को नहीं डालना, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चंस को डालना है, ठीक है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन था मेरा, ये क्लिनिकल बैरियर्स टू क्लिनिकल लर्निंग असेस करने के लिए था। तो क्वेश्चन नंबर 1 था कि हाउ डू यू परसीव योर डू यू थिंक योर क्लिनिकल लर्निंग इज गुड। तो पहला क्वेश्चन इसका ये था। तो मैं ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे डालूंगा। इसी तरीके से बहुत सारे जो मेरे और क्वेश्चंस थे वो भी इसके अंदर इस डेटा के अंदर मौजूद थे। तो टोटल 25 क्वेश्चंस थे। तो ये जो मेरे जो बेसिक 25 क्वेश्चन है इन सबको ऐड करना है। तो इनको मैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास टोटल वेरिएबल्स की लिस्ट है और यहाँ पे मैंने इनको ऐड करना है। तो फिर हम ऐड कैसे करूंगा, इस एरो के बटन से मैं ऐड कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगला वेरिएबल सिलेक्ट करूंगा और एरो के बटन से ऐड कर सकता हूँ। अब मेरे पास क्या है कि मैंने यहाँ पे ज्यादा वेरिएबल्स ऐड करने, तो एक सिंपल तरीका ये है कि मैं शिफ्ट दबाऊं, शिफ्ट दबा के पहला वेरिएबल जो है उसको सिलेक्ट करूं और शिफ्ट दबा के ये जो 25th वेरिएबल है इसको सिलेक्ट करूं। तो ये देखिए मेरे पास सारे वेरिएबल जो मुझे जरूरत है वो सिलेक्ट हो गए और फिर मैं इस एरो पे क्लिक करूं तो ये मेरे सारे इस तरफ आ गए। तो इससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम इजीली बच गया और मैंने आराम से सारे के सारे वेरिएबल डाल दिए, इंस्टेड के मैं एक एक करके डाल। अभी मैंने सारे आइटम्स डाल लिए जो मेरे 1 से लेके 25 तक सवाल थे। अब मैं ओके पे, अब जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो मेरे पास एक आउटपुट फाइल खुली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी आउटपुट फाइल जो है वो किस तरह से है कि इस आउटपुट फाइल के अंदर क्या चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि इसमें जो इसने एंटर किया होता है ये अपना एनालिसिस शो कर रहा होता है, ये आपके काम का नहीं है, आपने छोड़ देना। और फिर आप ये है
यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा रिलायबिलिटी लिखा हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे रिलायबिलिटी एनालिसिस किया है। और ऑल वेरिएबल्स में अब आपने यहाँ पे देखना है केस प्रोसेसिंग समरी। तो टोटल आपके कितने वो सब्जेक्ट से, 300 सब्जेक्ट से, और ये परसेंटेज शो कर रहा है, इसको भी आपने छोड़ देना। और इसमें आपने ये भी आपके काम की चीज़ नहीं है, बस आपने ये देख लेना कोई वेरिएबल आपका एक्सक्लूड ना हुआ हो। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कोई वेरिएबल एक्सक्लूडेड नहीं है, कोई भी पार्टिसिपेंट एक्सक्लूडेड नहीं है, 300 के 300 को उसने इंक्लूड किया है आपके एनालिसिस में। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं उसने आपको एक वैल्यू दी है अल्फा क्रॉनबेक वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब अल्फा क्रॉनबेक वैल्यू की कट ऑफ होता है कि 0.7 से अगर आपकी वैल्यू कम है तो इसका मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है जो आपने बनाया है उसके अंदर रिलायबिलिटी इतनी नहीं है, ठीक है। उसमें जो आपस में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके जो आंसर्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रहे, ठीक है। इंटर क्लास रिलायबिलिटी उनके अंदर कम है अगर इसकी वैल्यू 0.7 से कम है। लेकिन अगर 0.7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये वैल्यू जो अच्छी है और आपका क्वेश्चन उतना ज़्यादा रिलायबल है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे जो 25 आइटम्स थे उनका अल्फा क्रॉनबेक वैल्यू थी 0.858। सो ये 0.7 से ज़्यादा है। तो अब 0.5858 का मतलब है कि ये एक रिलेटिवली रिलायबल क्वेश्चन था और मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके दरमियान में रिलायबिलिटी जो थी वो अच्छी थी। तो किसी भी क्वेश्चन स्टडी करने से पहले ज़रूरी है कि आपने अपना जो रिलायबिलिटी एनालिसिस है उसको लाजमी करना है। क्यों? इसकी क्या वजह है कि अगर आपने अपनी अगर आपने अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना है तो आपको अपने रिसर्च पेपर में ये बताना ज़रूरी है कि मेरा क्वेश्चन ठीक था, मेरा क्वेश्चन रिलायबल था, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप रिलायबिलिटी एनालिसिस करें और अपनी अल्फा क्रॉनबेक वैल्यू को ज़रूर रिपोर्ट करें अपने एनालिसिस के अंदर, ठीक है। जब आप अपने अल्फा क्रॉनबेक वैल्यू को रिपोर्ट करेंगे, अब मैं अगर इस वैल्यू को रिपोर्ट करूंगा तो अल्टीमेटली रीडर को पता लग जाएगा कि भाई जो मैंने क्वेश्चनर इस्तेमाल किया है उसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो इसका मतलब जो रिजल्ट्स आए हुए होंगे इस एनालिसिस से वो काफ़ी ऑथेंटिक होंगे और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होंगे। तो फिर मुझे आगे भी इस आर्टिकल को पढ़ना चाहिए और इसको देखना चाहिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप किसी भी क्वेश्चन बेस्ड स्टडी से पहले आप उसका रिलायबिलिटी एनालिसिस करें। सो रिलायबिलिटी एनालिसिस से पता लगा कि मेरा ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी रिलायबल था और काफ़ी अच्छा था। ये आउटपुट फाइल है। ये जब आप ओके का बटन प्रेस करते हैं एनालिसिस के बाद तो फिर ये आपके पास आउटपुट फाइल आती है SPSS की। अब मैं इसे मिनिमाइज करूँगा और अब मैं दोबारा अपने डेटा व्यू पे जाऊँगा। अच्छा, अब ये है कि मैंने ये मेरा जो क्वेश्चनर था इसके ये बहुत सारे आइटम्स थे, ठीक है। तो अब मैं इन आइटम्स को रिपोर्ट किस तरीके से करूं कि मैं इन आइटम्स में देखूं कि कितने जो लोग थे उन्होंने जो है वो उन्होंने किस फ्रीक्वेंसी के साथ क्या क्या आंसर्स दिए, ठीक है। ओके, उन्होंने स्ट्रांगली एग्री कितनों ने कहा है, स्ट्रांगली डिसएग्री कितनों ने कहा है, और किस क्वेश्चन में क्या क्या फ्रीक्वेंसीज आई हैं। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा कि मैं दोबारा एनालाइज पे जाऊँगा और मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाऊँगा, ठीक है। और मैं इधर फ्रीक्वेंसी मैं अगला जो काम करूँगा वो ये करूँगा कि मैं यहाँ पे कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे जो स्टडी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं। मेरी जो स्टडी पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें जो क्लासेस हैं वो कितनी कितनी हैं, कि कौन सा डेटा मैंने मैंने कितनी क्लास से कितने पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड किए होंगे। अब इसी तरीके से मैं जो है क्वेश्चन 1 को यहाँ पे लेके जाता हूँ, क्वेश्चन 2 को लेके जाता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कितनों ने स्ट्रांगली एग्री किया है, कितनों ने स्ट्रांगली डिसएग्री वगैरह किया। तो और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास एक टिक करने का ऑप्शन है डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स। तो इसको आपने टिक ही रहने देना है। अगर ये टिक नहीं हुआ तो फिर अब आपने इसको टिक करना है, ठीक है, ताकि आपके पास आउटपुट फाइल में टेबल्स आ जाएं और आप उसको एनालिसिस को सही से देख सकें। तो ये पहले 2 क्वेश्चन में मैंने देखना है कितनों ने स्ट्रांगली एग्री, कितनों ने स्ट्रांगली डिसएग्री एक्सेट्रा कहा है। और यहाँ पे मैंने देखना है कि मेरे जो क्लास है उसमें जो थे कितने मेल से कितने फीमेल से और किस क्लास से कितने बच्चे थे। तो अब मैं ओके करूँगा और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास दोबारा आउटपुट फाइल खुली है, उसमें सारा एनालिसिस हुआ है और उसने मुझे फ्रीक्वेंसीज बताई हुई हैं। तो सबसे पहले जो उसने बताए हुए हैं उसने मुझे ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स बताए हुए हैं कि उसने 300 लोगों का डेटा लिया है हर वेरिएबल से। तो हमारे टोटल जो थे वो भी कितने थे, 300 थे, उसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं थी। सो वी आर गुड ऑन दैट। अब हम आगे फ्रीक्वेंसी टेबल्स पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि मेरे स्टडी के अंदर मेल्स कितने थे 150 और फीमेल्स कितनी थी वो भी 150।
ठीक है। तो मेरे पास 150 मेल्स थे और 150 फीमेल्स थे, ठीक है। अब ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है जब आपने स्टडी डिज़ाइन इस तरह का बनाया हो कि आपने अप्रोच ही जो है वो 150 मेल्स, कि आपने इक्वल नंबर ऑफ मेल्स और इक्वल नंबर ऑफ फीमेल्स आपने स्टडी करनी है, या आपकी सैम्पलिंग इस तरह की हुई हुई। तो मैंने जब मैंने स्टडी की थी तो फिर जो मेरी जो सैम्पलिंग की टेक्निक थी वो मेरी जो थी वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग थी, कि मैंने इक्वल ग्रुप्स बनाए थे और इक्वल ग्रुप्स में क्वेश्चनर्स बांटे थे और फिर उनको वापस कलेक्ट किया था। सो बेसिकली क्या है कि इस वजह से मेरे जो मेल्स थे वो स्टडी के अंदर उसने मुझे बता दिया कि आपके 150 मेल्स थे और 150 फीमेल्स, उसने टोटल भी मुझे बता दिया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के बाद वो मुझे बताते हैं परसेंटेज कितनी है। परसेंटेज उसने मुझे बता दी 50% मेल्स थे और 50% फीमेल्स थे, ठीक है। तो फिर ये आपके पास इसने इस तरीके से मुझे फ्रीक्वेंसीज बता दी। अब हम यहाँ पे देखें तो क्लास के अंदर मेरे पास थर्ड ईयर से कितने थे, फोर्थ ईयर से कितने थे, फाइनल ईयर से कितने थे। ये मेरे पास 100 बच्चा था। मैंने हर क्लास से इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए थे ताकि मेरे पास एक बड़ा अच्छे ताकि मेरे पास रिजल्ट जो अच्छे हैं, ठीक है। इसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, कि आपने हर ग्रुप से इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए ताकि आपका एनालिसिस जो है वो ज़्यादा बेहतर हो। तो अगर आपका जब भी अगर आपने जब भी ग्रुप्स बनाने हैं अपने स्टडी के अंदर, तो उसके अंदर जो ग्रुप्स के जो फ्रीक्वेंसी है, जो ग्रुप्स के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो इक्वल होने बहुत ज़रूरी है। अगर इक्वल नहीं हो रहे तो आपने कोशिश करनी है कि इक्वल से इक्वल हो, ठीक है। तो परफेक्ट सिनेरियो तो लाना बहुत मुश्किल है अगर आप बहुत वाइड स्केल आप अपनी स्टडी के अंदर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज करें और इक्वल नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स लें या इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लें फ्रॉम ईच रिस्पेक्टिव ईयर। तो ये आपकी स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगे और आपका एनालिसिस जो है वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास जो थी मेरी वो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर से मेरे पास 100 बचा था। उसने मुझे यहाँ पे परसेंटेजेस भी दिखा दी, ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा पहला सवाल था क्वेश्चन 1, तो उसने मुझे क्या शो किया? उसने मुझे शो किया कि जो मेरे 300 बचे थे, 300 में से अब मेरा पहला सवाल ये था कि डू यू थिंक दैट यू आर सेटिस्फाइड विद योर क्लिनिकल लर्निंग स्किल्स? तो क्या आप अपनी क्लिनिकल लर्निंग स्किल्स से सेटिस्फाइड हैं जो आपको वार्ड में मिल रही हैं? तो उसमें 39 बच्चों ने कहा, उन्होंने स्टेटमेंट से स्ट्रांगली डिसएग्री किया कि वो नहीं, कि वो अपनी क्लिनिकल लर्निंग जो उन्हें वार्ड में मिल रही है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। 300 में से 39 इस तरह के थे। तो अब मेरी परसेंटेज कितनी बनी? ये 13 बनी। और इसी तरीके से आप इसको क्या करोगे? आगे देख सकते हो कि डिसएग्री कितनों ने किया। तो 108 ने डिसएग्री किया। तो मतलब ये कि आप अगर आप कॉम्युलेटिव परसेंटेज देखो तो 49% लोग ऐसे थे। पिछली परसेंटेज और ये वाली परसेंटेज मिला के कॉम्युलेटिव परसेंटेज बनती है। तो 49% या अराउंड 50% बच्चे इस तरह के थे जो अपनी क्लिनिकल लर्निंग स्किल से सेटिस्फाइड नहीं थे। दे थॉट कि ये हमारा जो क्लिनिकल लर्निंग स्किल्स जो हम सीख रहे हैं कि वो उनको अच्छी तरीके से नहीं सिखाई जा रही, या वो अपनी क्लिनिकल स्किल्स के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं थे। तो कितनों ने इस क्वेश्चन का स्ट्रांगली एग्री किया था और कितनों ने इसका स्ट्रांगली डिसएग्री किया था, कितनों ने स्ट्रांग या कितनों ने डिसएग्री किया था। अब इस तरीके से अब आप आगे देखिए एनालिसिस में, तो न्यूट्रल कितने थे? वो 79 बच्चे थे, ठीक है। अग्री कितनों ने किया? वो 69 ने किया और स्ट्रांगली एग्री 5 ने किया। तो अब आप देख सकते हैं ह्यूज पॉपुलेशन मेरी स्टडी के अंदर इस तरह की है जो अपनी क्लिनिकल लर्निंग से सेटिस्फाइड नहीं। अब ये मैंने इन्फ्लुएंस कैसे निकाली? ये मैंने इन्फ्लुएंस ऐसे निकाली कि मैंने फ्रीक्वेंसीज को देख के अंदाजा लगा लिया कि जो एक 49% ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो मेरी जो बच्चे हैं वो अपनी क्लिनिकल लर्निंग से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। सो अब डिस्क्रिप्टिव, अब इन्हीं कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कि आपको फ्रीक्वेंसीज पता लगी, आपको जो है परसेंटेजेस पता लग गई कि एक फ्रीक्वेंसी कितनी है एक चीज की और दूसरी, और फिर उसके बाद उसकी परसेंटेज कितनी है, और दूसरी चीज की फ्रीक्वेंसी कितनी है, दूसरी चीज की परसेंटेज कितनी है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ये फायदा होता है और आप इससे अपने रिजल्ट्स के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अगर मैं चाहूँ तो फिर मैं अपने रिजल्ट्स को इन टेबल्स के फॉर्म में अपने उसके अंदर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और इसी तरह पाई चार्ट की फॉर्म में भी कर सकता हूँ। अगर आप पाई चार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा, वो आपने किस तरह करना है, वो आप ग्राफ्स में जाके करेंगे। सो बेसिकली इसी तरीके से मैं टोटल जो 25 के 25 सवाल हैं उनको मैं इस तरीके से एनालाइज करके कर सकता हूँ। सो बेसिकली ये हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, उनको हम इस तरीके से देखेंगे।
अच्छा, अब मुझे ये चेक करना है कि मेरी जो पॉपुलेशन है उसकी मीन एज क्या थी, क्योंकि मेरे पास 300 बच्चों का डेटा है, मैं हर बच्चे का तो नहीं बता सकता कि मेरे जो है हर एक इस बच्चे की एज जितनी थी, इस बच्चे की एज जितनी थी। तो उससे बेहतर ये है कि मैं एक नंबर के जरिए से अपने पूरी पार्टिसिपेंट्स की एज को बता सकूं। तो उसके लिए मैं एनालाइज पे जाऊंगा, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स पे जाऊंगा, और अब यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्टिव्स पे जाऊंगा। ठीक है, पहले हम फ्रीक्वेंसीज पे गए थे, हम डिस्क्रिप्टिव्स पे जाएंगे। अच्छा, अब हमें वेरिएबल कौन सा असेस करना है जिसकी हमने मीन वैल्यू निकालनी है या मीडियन निकालनी है। तो हम एज को लेके जाएंगे वेरिएबल्स में, और फिर हम ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब ऑप्शन में हमारे पास वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन है जो हम देख सकते हैं। सबसे पहले हमें मीन को टिक करना होगा, हमें स्टैंडर्ड डिविएशन देखनी है, मीन देखनी है, हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज देखनी है, हमें चले रेंज भी देखनी है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे और कंटिन्यू करके ओके कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल एंड के ऊपर ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव्स में मेरी एज की मेरे पास सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। अब जो मेरे पास रेंज है एज की वो है 6, मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो मेरे पास हाईएस्ट जो एज थी वो थी 25 साल, और सबसे जो मिनिमम एज थी वो थी मेरी 19 साल। तो अब जिसमें मैंने बताया था कल वाले सेशन में कि रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज। तो 25 माइनस 19 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास ये रेंज आ गई, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज आ गई। अब इसी के साथ हमारे पास मेरी पॉपुलेशन का मीन क्या है वो यहाँ पे आ गया। तो मेरी जो पॉपुलेशन का मीन है, तो मैं कहूँगा कि मेरी जो पॉपुलेशन थी वो उसकी एज जो थी, मीन एज, वो 21.9 ईयर्स थी। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेरी जो पॉपुलेशन थी उसकी एज जो थी वो 21.9 ईयर्स थी, और उसकी स्टैंडर्ड डिवीएशन जो थी वो प्लस माइनस 1.29 थी। ठीक है, तो अगर जैसे मैंने कल बताया था कि अगर हम 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस को कवर करें तो हम 95% ऑफ डेटा को कवर कर सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि हमारा डेटा इतना डिस्पर्स था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 22 साल प्लस माइनस, अगर हम यहाँ पे 2 ऐड करें तो माइनस 2.4 और प्लस 2.4, तो देखेंगे तो आप तो 19 to 25 आपका ऑलमोस्ट सारा डेटा कवर हो जाएगा विद 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस। तो इस तरह से आप मीन्स को निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपके स्केल वेरिएबल्स के। ठीक है, तो फिर बेसिकली इसके अंदर आप ये चीज़ें करेंगे। तो अब इसका एक तो तरीका था, ये था कि इस डेटा को मैं इस तरीके से एनालाइज कर सकता था, लेकिन अगर इफ यू वांट कि आपका डेटा एनालिसिस जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हो, काफ़ी बेहतर क्वालिटी का हो, तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो यू हैव टू थिंक इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। तो आप इस तरीके से डिफरेंट तरीके से आप वो करेंगे, डिफरेंट चीज़ें लेके आएंगे। तो ये तरीका है कि अब मेरा जो लिकर्ट स्केल था उसकी वैल्यूज थी 1 से लेके 5 तक, सॉरी 0 से लेके 4 तक। तो 0 का मतलब था स्ट्रांगली डिसएग्री, और आगे टू स्ट्रांगली एग्री का 4 था। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो मेरे नंबर्स हैं, हर मेरा जो क्वेश्चनर है उसके नंबर्स हैं, उनको मैं ऐड करके एक टोटल स्कोर बना लूँ, तो फिर और फिर मैं टोटल स्कोर के ऊपर एक कट ऑफ रख लूँ कि अगर मेरा टोटल स्कोर जो है वो अगर वो 100 है, तो 100 में से अगर 50 से कम किसी बच्चे का स्कोर आया टोटल, तो इसका मतलब वो परसीव कर रहे हैं कि उसकी जो क्लिनिकल लर्निंग है वो पुअर है। ठीक है, और अगर किसी का 50 से 75 के दरमियान में आ रहा है, तो फिर मैं कहूँ कि उसकी जो क्लिनिकल लर्निंग है वो जो है वो काफ़ी न्यूट्रल वे में है, और 75 से ज़्यादा जो जिसका स्कोर आ रहा है, तो मैं कहूँ उसकी जो क्लिनिकल लर्निंग जो है वो उसको पॉजिटिवली परसीव कर रहा है। तो फिर इस तरीके से जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोच के आप अपने एनालिसिस को और बेहतर कर सकते हो। आप उसको स्केल वेरिएबल में ला के और इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। आप ओवरऑल बता सकते हो कि मैंने मेरे जो क्वेश्चन है उसका एक ओवरऑल स्कोर है, और उस स्कोरिंग सिस्टम के जरिए से मैंने एनालिसिस किया। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे पास तो सिर्फ 25 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अब इन 25 क्वेश्चन को मैं एड अप किस तरीके से करूँ। तो अब जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसपीसीएस के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसके अंदर वेरिएबल्स के साथ खेल सकते हो, और आपने खेलना किस तरीके से है, तो वो आपने ट्रांसफॉर्म के जरिए से खेलना है। आपने ट्रांसफॉर्म कैसे करना है किसी भी वेरिएबल को, वो मैं आपको भी बताता हूँ। आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, और जो पहला ऑप्शन है कंप्यूट वेरिएबल्स का, उस पर क्लिक करना है। और अब आप देख सकते हैं आपके पास एक कैलकुलेटर सा खुल गया है। ठीक है, अब इस कैलकुलेटर से ये जो आपका खुला है, तो आप इसमें आप किसी भी वेरिएबल को एक वेरिएबल डाल के आप उसको फिर ऐड करके दूसरा वेरिएबल ऐड कर सकते हो, और फिर एक नया वेरिएबल बना सकते हो। अब जैसे कि मैं अब चाहता हूँ कि मेरा एक टोटल स्कोर आ जाए
तमाम जो मेरे जो क्वेश्चंस हैं उनका। तो फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखूंगा और फिर प्लस पे क्लिक करूंगा, फिर क्वेश्चन 2, ठीक है, फिर क्वेश्चन 3, फिर क्वेश्चन 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पहले 4 सवाल जो है सिर्फ मेरा इनका टोटल स्कोर आ जाए और फिर मैं इसको कहूँ कि ये मेरी क्लिनिकल लर्निंग डोमेन थी इस वाले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में मेरी ये डोमेन थी। तो अब ये 4 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और मैं ओके पे जैसे क्लिक करूंगा ना, तो ये मेरी आउटपुट फाइल आई। और अब आप बिल्कुल एंड पे देखें वेरिएबल व्यू में कि यहाँ पे मेरे पास एक नया वेरिएबल बन गया, ठीक है। ये वेरिएबल न्यूमेरिक है और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे स्केल कर दूंगा और वापस डेटा व्यू में आऊँगा। और बिल्कुल जब मैं ये एंड पे गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पे क्लिनिकल लर्निंग का एक अलग से पूरे का पूरा एक कॉलम बना, ठीक है। तो अब इस कॉलम का क्या मतलब है कि इसने पहले 4 सवाल का जो टोटल स्कोर था उसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने ट्रांसफॉर्म वेरिएबल्स पे जाके डिफरेंट तरीके से आप अपने वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं कि आपने ट्रांसफॉर्म वेरिएबल पे जाना है, कंप्यूट वेरिएबल में जाना है और अब यहाँ पे आप अपने वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म में जाना है, कंप्यूट वेरिएबल्स में जाना है और अब आप यहाँ पे अपने वेरिएबल्स को अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने रेशो लेंगे तो आप रेशो भी ले सकते हैं। तो आप कंप्यूट वेरिएबल्स के जरिए से नए वेरिएबल्स बना सकते हैं बाय यूजिंग योर ओल्ड वेरिएबल्स। आप ओल्ड वेरिएबल्स को माइनस करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, रेशो बनाएं उनकी, उसके जरिए से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही अपने टोटल स्कोर्स को ऐड किया हुआ है। अब ये जो मेरा टोटल जो मेरा क्वेश्चन था इसके अंदर 4 सब डिविजन्स थी कि जो पहले जो 7 सवाल थे उनसे उनकी जो डोमेन थी उसका नाम था ट्रांजिशन एंड स्ट्रेस। जो मेरी दूसरी डोमेन थी उसका नाम था क्लिनिकल ओरिएंटेशन। जो मेरी तीसरी थी वो थी नॉलेज एंड स्किल्स। जो चौथी थी वो थी क्लिनिकल सुपरविजन। ये मेरी 4 डोमेन्स थी। तो मैंने इन 4 डोमेन्स में 7 या 5 सवाल आ रहे थे तो मैंने उनको ऐड करके एक नए वेरिएबल बनाया इस तरीके से और मैंने टोटल स्कोर बताया। और टोटल स्कोर मेरा किस तरह से था, टोटल स्कोर जो था मेरा वो जो है पहले सवाल से लेके 25वां सवाल जो था, तो मैंने उन सबको ऐड किया और फिर मुझे टोटल स्कोर मिला। और ये देख सकते हैं कि जो पहला बच्चा है इसका टोटल स्कोर है दैट इज 21, दूसरे का 24, इसका 26 एंड सो ऑन। अब आप नीचे जाते रहें तो ये आपका टोटल स्कोर ये हर बच्चे का यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है कंप्यूट वेरिएबल्स के जरिए से के फंक्शन के जरिए से अपने जो नए वेरिएबल्स बना सकते हैं, उनकी एडिशन भी कर सकते हैं, उनकी सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और जिस तरीके से चाहे आप उनको ऑल्टर कर सकते हैं। सो बेसिकली अब इसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ है इन एडिशंस करने का, आप बिल्कुल जो 25 सवाल थे आप उनका अलग अलग एनालिसिस भी कर सकते हैं, आप उनमें फ्रीक्वेंसीज अलग भी देख सकते हैं, आप उसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई कि पहले मेरे सवाल के अंदर जो थे इतने बच्चों ने स्ट्रांगली डिसएग्री का, इतने ने डिसएग्री का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स आर समटाइम्स नॉट इनफ एंड यू नीड इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स टू टू गिव स्पाइस टू योर रिजल्ट्स। तो इसलिए ताकि आपके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे तरीके से देखें, आप उसमें पी वैल्यू का एलिमेंट लेके आए, आप उसमें डिफरेंट तरह के स्टेटिस्टिकल टेस्ट का एलिमेंट लेके आए और वो तभी पॉसिबल है जब आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करें।
तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे सब डोमेन्स में डिवाइड किया हुआ था, फिर मैंने उनका टोटल स्कोर भी निकाला कंप्यूट वेरिएबल के ऑप्शन। अब मेरे पास एक बहुत वाइड रेंज ऑफ एनालिसिस का ऑप्शन आ गया है, और वो एनालिसिस का ऑप्शन जो है वो ये है कि अब मेरे पास स्केल वेरिएबल्स भी आ गए, ठीक है, और अब मेरे पास आ गए हैं, और मेरी पॉपुलेशन जो थी उसके अंदर मैं उसको फर्दर सब डिवाइड भी कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ जेंडर एंड इन टर्म्स ऑफ क्लास। तो यहाँ पे अब देखिए मेरे पास एक नॉमिनल वेरिएबल है और मेरे पास स्केल वेरिएबल क्या था, मेरे पास स्केल वेरिएबल था मेरा टोटल स्कोर। सो जब मेरे पास एक नॉमिनल वेरिएबल हो जिसकी दो कैटेगरीज हो और मेरे पास एक स्केल वेरिएबल हो, तो फिर मैं इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट लगा सकता हूँ। इसी तरीके से अब मेरे पास यहाँ पे क्लास है, तो मैं क्लास को यूज करके जो है अपना क्लास को यूज करके, अब मेरे पास क्लास में दो से ज्यादा कैटेगरीज हैं, मेरे पास टोटल 3 क्लासेस हैं। तो अब मैं यहाँ पे इनको इस्तेमाल करके जो है वन वे एनोवा लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक स्केल वेरिएबल है और एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है जिसमें दो से ज्यादा कैटेगरीज हैं। अब ये तो हमने कल थ्योरी में कवर कर लिया था, लेकिन अब हमने इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करना है एसपीएसएस में, वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब इसके लिए आपने एनालाइज पे जाना है, एनालाइज के बाद कंपेयर मीन्स, और कंपेयर मीन्स के बाद हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं। मीन्स का ऑप्शन है, इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट का है, वन वे नोवा है, पेयर टी टेस्ट है। तो हमने जेंडर के दरमियान में डिफरेंस देखना है मीन स्कोर्स का। फिर इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो हमारे पास टेस्ट वेरिएबल था वो क्या था, टोटल स्कोर। तो मैंने देखने कि जेंडर के अक्रॉस टोटल स्कोर्स में कोई डिफरेंस है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने टोटल स्कोर्स डाली और ग्रुपिंग वेरिएबल में मैंने जेंडर डाला। अब देखिए यहाँ पे अभी तक मेरे पास ओके का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि मैंने अभी डिफाइन करना है कि मेरे जो ग्रुप्स थे वो कौन कौन से थे। तो मैंने डिफाइन ग्रुप्स में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, और मेरा ग्रुप 1 था मेल। लेकिन जिसमें मैंने कहा था कि एसपीएसएस जो है वो अल्फाबेट्स नहीं, वो नंबर्स को समझता है। तो फिर अब हमारा 1 का क्या मतलब था, मेल, और 2 का मतलब था फीमेल। तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा और 2 लिखूंगा, और मैं ओके करूँ और कंटिन्यू करूंगा, तो मेरे पास अब ओके का ऑप्शन अवेलेबल आ गया। अब मैं इसको ओके पे क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं मेरे पास टी टेस्ट आया। टी टेस्ट में मेरे पास सबसे पहले ग्रुप स्टेटिस्टिक्स आ गई। तो ग्रुप स्टेटिस्टिक्स में इसने मुझे बताया कि मेरे मेल्स 150 थे, फीमेल्स 150 थे। उनकी मीन वैल्यूज जो थी वो टोटल स्कोर की वो ये थी 50.7 और 53.3। उनकी स्टैंडर्ड डिविएशंस ये थी। तो ये आपको ग्रुप स्टेटिस्टिक्स एक सिंपल से उसने बता दी। अब आप यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट वाला ऑप्शन। अब इसमें हमारे पास हमने, अब जब भी हम कोई भी टेस्ट लगा दें तो हमें जिस चीज़ से काम होता है वो होता है सिग्निफिकेंस वैल्यू से। तो अब हमें सिग्निफिकेंस वैल्यू हमारे पास तो यहाँ पे दो आ रही हैं, एक ये 0.67 आ रही है और एक 0.05 आ रही है, 0.055 आ रही है। तो अब आप इन दोनों में से देखिए आपने कौन सी चूज करनी है। तो दोनों चूज करने के लिए हमने सबसे पहले जो दूसरी वाली सिग्निफिकेंस है हम उसको चूज करेंगे। जो ये वाली सिग्निफिकेंस है वो हमें लिविंस टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस बता रहा है। ये इसकी मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, और ये आपके काम की चीज भी नहीं है। तो आपने जो पहले कॉलम वाली सिग्निफिकेंस है उसको आपने छोड़ देना है, और आगे जो टी टेस्ट फॉर इक्वालिटी लिखा हुआ है यहाँ पे जो आपकी सिग्निफिकेंस वैल्यू है आपने उसकी तरफ जाना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि पी वैल्यू मेरी इधर क्या आ रही है 0.055, और बिफोर कंडक्टिंग द रिसर्च मैंने सोचा था कि मेरा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 95% है, मेरा मार्जिन ऑफ एरर है वो 5% है। उसकी बेस पे जो मेरी पी वैल्यू थी कट ऑफ वो थी 0.05। सो 0.05 से अगर मेरी जो वैल्यू है वो कम आएगी, देन आई विल से दैट सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट्स बिटवीन दीज टू मीन्स। लेकिन अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरी पी वैल्यू है वो 0.05 से ज्यादा है। तो इसका मतलब जो ये डिफरेंस आ रहा है मीन्स में ये सिग्निफिकेंट नहीं है, दैट दिस इज नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस। ये तो आपको पता लग रहा है कि देखने से कि भाई जाहिर बात है 50.7 इज लेस देन 53.3। ये दोनों नंबर्स डिफरेंट जरूर हैं, लेकिन क्या ये स्टैटिस्टिकली डिफरेंट हैं? तो स्टैटिस्टिकली डिफरेंस इनका चेक करने के लिए मैंने इनके ऊपर टी टेस्ट लगाया है, और टी टेस्ट लगा के मुझे पता लगा है कि जो पी वैल्यू थी 0.05 से कम आनी चाहिए थी if I have to reject my null hypothesis। लेकिन मेरी पी वैल्यू जो थी वो 0.05 से ज्यादा आई है, तो मेरी जो नल मीन्स उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा और यहाँ पे मैं
क्योंकि मेरी पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट जो है अपनी पॉपुलेशन के ऊपर वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब बेसिकली क्या है कि अब हमें पहले पता कैसे चलेगा कि हमने इस पर टी टेस्ट लगाना भी है या नहीं। तो उसके लिए हमें ये भी चेक करना है कि पहले कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या नहीं। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, आपने डेटा को चेक करने के लिए कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, उसके लिए आपने एनालाइज पे जाना है और आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाना है, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन होगा एक्सप्लोर का, उसमें जाना, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि मेरा डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या नहीं। तो फिर ये मैं देखूँ कि मेरे क्वेश्चनर का टोटल स्कोर जो था वो मैं डिपेंडेंट लिस्ट में डालूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं स्टैटिस्टिक्स में जाऊंगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में आपने इसमें से किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, बस आपने इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर देना है। और फिर मैं प्लॉट्स में जाऊंगा, और प्लॉट्स में मुझे यहाँ पे हिस्टोग्राम चाहिए, ठीक है, जिससे मैंने बताया था कि हिस्टोग्राम से हम एसेस कर सकते हैं कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। इसके अलावा मैं नॉर्मेलिटी टेस्ट पे क्लिक करूंगा और फिर मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। ये मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये एक दफ़ा में याद नहीं रहता कि आपने सबसे पहले एनालाइज में जाना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाना है और एक्सप्लोर पे जाना है। एक्सप्लोर में आपने आपका जो भी स्केल वेरिएबल है आपने उसकी नॉर्मेलिटी देखनी है। कैटेगोरिकल और नॉमिनल वेरिएबल्स की नॉर्मेलिटी तो आप उस तरह से नहीं देख सकते, तो आपने आपका जो भी स्केल वेरिएबल है उसको आपने डिपेंडेंट लिस्ट में डालना है, और प्लॉट्स में जाके आपने हिस्टोग्राम और नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट इस पर क्लिक करना है और आपने कंटिन्यू कर देना है, और कंटिन्यू करके आपने ओके कर देना। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा टाइम लगता है जब नॉर्मेलिटी एनालिसिस करने में से। मैं फिर से करता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये मेरा एक्सप्लोर का ये मेरा रिजल्ट आ गया। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो टोटल स्कोर था वो इसने ग्रुप स्टैटिस्टिक्स बता दिए, इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्टिव्स बताएंगे कि मेरे टोटल स्कोर के डिस्क्रिप्टिव्स क्या हैं। तो इसने मुझे बता दिया कि मेरी मीन जो था टोटल स्कोर वो ये था, उसका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो था वो ये था, और उसके बाद उसका मीडियन ये था, उसकी मिनिमम वैल्यू ये थी, मैक्सिमम ये थी, रेंज उसकी इतनी थी, तो और स्क्यूनेस उसके अंदर इतनी थी। उसने मुझे सब वैल्यूज बता दी। लेकिन अब मैं इससे नॉर्मेलिटी का अंदाज़ा कैसे लगाऊं? नॉर्मेलिटी का अंदाज़ा लगाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी है, ठीक है। और टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी दो तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहले है पोलोनोमोगोव स्मिर्नोव और शापिरोव विल्क। अब जो आपने वो टिक किए थे नॉर्मेलिटी टेस्ट, तो उनमें आपकी ये दो नॉर्मेलिटी टेस्ट जो है वो उसने एसपीएसएस ने शो कर दी। अब इन टेस्ट के सिर्फ नाम मुश्किल है, लेकिन इनकी इंटरप्रिटेशन बहुत ईजी है। इंटरप्रिटेशन इनकी बस सिंपल ये है कि आपकी जो अब आपने एनालिसिस करने से पहले ये टेस्ट लगाने से पहले आपने ये देखना है कि आपकी नल हाइपोथेसिस आपने बनानी है कि माय डेटा there is no non-normality in my data, that my data is normally distributed। ये आपकी नल हाइपोथेसिस होगी कि my data is normally distributed। So अब उसके लिए आप क्या है, अब आपने p वैल्यू आपकी 0.05 से कम आनी चाहिए टू रिजेक्ट इट कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो दोनों नॉर्मेलिटी टेस्ट हैं उनकी मेरी p वैल्यू जो है वो 0.05 से बड़ी है, 0.2 और 0.5 आई है, जिसका मतलब क्या है कि माय डेटा इज परफेक्टली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके अंदर किसी किस्म की कोई स्क्यूनेस मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो मैं पैरामीट्रिक टेस्ट लगाऊंगा इस डेटा के ऊपर, और मैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अवॉइड करूंगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिससे मुझे पता लगा कि मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसी तरीके से अब आप यहाँ पे हिस्टोग्राम्स देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने हिस्टोग्राम भी मुझे दे दिया, और आप यहाँ पे अब आप नोटिस करें कि एक थोड़ी बेल शेप ही यहाँ पे आके बन रही है इस हिस्टोग्राम के अंदर, ठीक है। और इससे मुझे पता लग रहा है कि मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक सेंटर में एक छोटी एक पीक आ रही है और साइड्स पे टेपर ऑफ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें कर्व लेकर आना भी चाहते हैं तो फिर आप इस पर डबल टैप करें, और डबल टैप करके यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन आ रहा होता है कर्व का, इस पे क्लिक करें और ये आपकी कर्व यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको आपने यहाँ पे क्लोज करना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं
ये आपकी नॉर्मली अब आप यहाँ पे कर्व देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक मेरे पास सेंटर में कर्व आ रही है, एक मेरे पास सेंटर में जो है हाइट आ रही है, और इस तरफ से बिल्कुल इक्वली टेपर ऑफ कर रहा है। तो यहाँ से मुझे पता लगेगा मेरा डेटा बिल्कुल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये हिस्टोग्राम जो है ये काफ़ी अच्छा मेजर है जिससे आप अपने डेटा की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। और सेकंड इज दी टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी से भी आपको पता लग गया कि आपकी पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा थी, तो इसका मतलब यू विल एक्सेप्ट योर नल हाइपोथेसिस है, और इसका मतलब कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो जो मैंने यहाँ पे टी टेस्ट लगाया टू चेक द डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्कोर्स ऑफ माई मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स, जो मैंने यहाँ पे टी टेस्ट लगाया वो बिल्कुल ठीक था। क्यों? क्योंकि मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब भी जो टी टेस्ट होता है दैट इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट, और पैरामीट्रिक टेस्ट हमेशा ये अज्यूम करता है कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो मैंने जब चेक भी किया तो मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो मैंने यहाँ पे जो टी टेस्ट लगाया है और जो मेरी पी वैल्यू आई है ये बिल्कुल एक्यूरेट आई है, और इसने मुझे बता दिया कि वाकई इन दोनों मीन्स के दरमियान डिफरेंस नहीं है। तो स्टैटिस्टिकली आई एम डूइंग द राइट टेस्ट। तो ये मैंने यहाँ पे नॉर्मेलिटी के जरिए से चेक कर लिया, और मैंने यहाँ पे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट भी लगा लिया। अब हम जो है अगली चीज पे आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो पॉपुलेशन थी, मेल्स और फीमेल, जिसमें हमने डिफरेंस असेस करना था। अब हम चेक करते हैं क्लास के दरमियान कि हमारे पास क्लास जो है उसके अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। तो क्लास के अंदर डिफरेंस देखने के लिए अब देखिए हमारे पास कैटेगरीज 2 से ज़्यादा हो गई, तो अब यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जो दूसरा टेस्ट है वन वे एनोवा उसका इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि वन वे एनोवा is used when you have more than 2 categories. So here I will use again analyze के बाद मैं compare means पे जाऊंगा, और compare means के बाद यहाँ पे मेरे पास लास्ट पे ऑप्शन है वन वे एनोवा की, इस पे मैं क्लिक करूंगा, और वन वे एनोवा पे फिर अब यहाँ पे जो डिपेंडेंट लिस्ट है यहाँ पे मैं अपना स्केल वेरिएबल डालूंगा विच इज दी टोटल स्कोर, और यहाँ पे जो क्लास है उसको मैं फैक्टर में डालूंगा। अब जैसे अब ये तो काम मैंने कर दिया, अब मैं इसको ओके करूंगा, और ओके करके अब मैं बिल्कुल आप एंड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक टेबल आया है जिसने मुझे सिग्निफिकेंस वैल्यूज भी दी। अब इससे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने मुझे बताया है कि अब इसने सम ऑफ स्क्वायर रूट्स बताए हैं, मीन स्क्वायर रूट्स बताए हैं, एफ वैल्यू बताई है। ये आपके काम की चीज नहीं है। जब भी आप टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लगाएं तो आपके काम की चीज है पी वैल्यू, और वो आपको बिल्कुल यहाँ पे मिलेगी एनोवा के लिए। टी टेस्ट में कहाँ मिल रही थी आपको? जो सेकंड वाला जो कॉलम था उसको आपने छोड़ देना, जो फिफ्थ कॉलम है वहाँ पे आपने आना है, तो वहाँ पे आपको टी टेस्ट की मिलेगी। लेकिन एनोवा की आपको बिल्कुल एंड पे बिल्कुल सामने मिल जाती है, और यहाँ पे पी वैल्यू बता रही है 0.055, जो कि टी टेस्ट की भी हमारी यही वैल्यू आ रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू जो है वो 0.05 से ज्यादा है या 0.05 से कम है? ये वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है। तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या थी कि जो हमारी क्लास थी तो उसके दरमियान में जो टोटल स्कोर था उनके मीन्स में डिफरेंस नहीं है, और हमारा जो इस पी वैल्यू उसने भी हमें बता दिया कि क्योंकि ये 0.05 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, और ये बताएंगे कि हमारा जो इनोवा है तो उसने हमें ये बताया कि हमारी पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है, तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, और बाकी क्लासेस के मीन्स के दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो तमाम क्लासेस हैं वो एक ही तरह की परसेप्शन रखती हैं रिगार्डिंग द क्लिनिकल लर्निंग। हम इसकी ये भी इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एनोवा का टेस्ट। अब इसके अलावा और कौन से टेस्ट जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? अब मेरे पास कोई इस वक्त ऐसा डेटा तो मौजूद नहीं है जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो या नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इस वजह से इसी डेटा के ऊपर हम जो है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगा के भी देखते हैं, जिसमें मैन विटनिंग और क्रोस्काल-वालिस आ जाता है। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाना इंतहाई आसान काम है स्पेस में, उसमें आपको किसी किस्म के कोई ग्रुप्स नहीं बनाने, किसी किस्म का कोई काम नहीं करना। तो हम इसी डेटा के ऊपर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगा के देखते हैं कि किस तरह का रिजल्ट आता है। अब आप एनालाइज पे जाएं, एनालाइज पे आप नीचे जाएंगे तो इधर पहले तो कंपेयर मींस से हमने इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट और इनोवा लगाया था ना, तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए आपने नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का बाकायदा लिखा होगा कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको।
आपने यहाँ पे जाना है और आपने यहाँ पे इंडिपेंडेंट सैंपल्स पे जाना है। इंडिपेंडेंट सैंपल्स का मतलब आपने एक ही वक्त में डेटा लिया, आपने डिफरेंट वक्त में लिया, फिर आपने ये इंडिपेंडेंट सैंपल्स में जाना है और आपके पास ये पॉपअप खुलेगी, ठीक है। तो इस पॉपअप में अब आपने, आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सेटिंग्स, फील्ड्स और ऑब्जेक्टिव्स। आपने सबको छोड़ के डायरेक्ट फील्ड्स पे जाना है, ठीक है। और फील्ड्स पे जाके आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो ये करना है कि आपने अपना जेंडर, क्योंकि हमने जेंडर देखना था तो हम जेंडर में डिफरेंस देखना था तो हम जेंडर यहाँ पे कर देंगे, और जो मेरा स्केल वेरिएबल था वो आपने टेस्ट फील्ड्स में डाल देना, ठीक है। तो और फिर आपने इधर रन पे क्लिक करना है। अब ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ये यहाँ पे लगा रहा है, और अब आप यहाँ पे देख लें कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो था, अब उसने जो मैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट था उसका नाम क्या था, मैन विटनी यू टेस्ट। जब आपने 2 कैटेगरीज के अंदर देखना है तो मैन विटनी यू टेस्ट से हमें पता लगा है कि उसने हमें सिग्निफिकेंस वैल्यू दी है विच इज 0.1। नाउ 0.1 इज ग्रेटर देन 0.05। इसका क्या मतलब है कि अगर ये 0.05 से ग्रेटर है, इसका मतलब वी विल एक्सेप्ट आवर नल हाइपोथेसिस। और यहाँ पे उसने डिसीजन में लिख भी दिया कि आपने इधर अपना नल हाइपोथेसिस जो है उसको आपने एक्सेप्ट करना है, और आपके जो दोनों जो स्टडी पॉपुलेशंस थे, मेल्स और फीमेल्स थी, उनके टोटल स्कोर में कोई फर्क नहीं था, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो सिंपल मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि बहुत ईजी है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाना। अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है उस केस में आप ये लगाएंगे, वरना आप नहीं लगाएंगे। तो उसके लिए अगेन आप एनालाइज पे जाएंगे और एनालाइज पे जाके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जाना है, और फिर इंडिपेंडेंट सैंपल्स में जाना है, और फिर यहाँ पे फील्ड्स में जाना है, ठीक है। तो अब जैसे कि अब मैंने यहाँ पे जेंडर के हिसाब से तो डिफरेंस देख लिया, लेकिन अब मुझे क्लास के हिसाब से भी डिफरेंस देखना है। तो फिर मैं जेंडर को ग्रुप से साइड पे करूंगा और यहाँ पे क्लास को ले आऊंगा और रन पे क्लिक करूंगा अगेन। और यहाँ पे अब उसने मुझे कहा है कि आपने इधर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, ठीक है। और अब ये यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगा है, तो अगर अज्यूम हम ये करें कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, तो फिर हम इधर जो टेस्ट लगाएंगे वो होगा क्रुस्काल-वॉलिस टेस्ट, विच इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नाउ अब आप देख सकते हैं कि हमने जब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाया, हमने क्लास के अंदर डिफरेंस चेक करने के लिए, क्लासेस के अंदर डिफरेंस चेक करने के लिए, तो उसने हमें बताया कि आपका जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। लेकिन जब हमने पैरामीट्रिक टेस्ट लगाया था तो उसने हमें बताया कि आपका रिजल्ट जो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ पे पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है। लेकिन क्रुस्काल-वॉलिस टेस्ट ने कहा कि हमारा जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो काफ़ी वो आपने नल हाइपोथेसिस को इधर रिजेक्ट करना है, तो ये ऑपोजिट रिजल्ट आ रहा है। तो फिर हम किसकी माने? जब भी आपके पास ऐसा सिनेरियो आए तो ऑलवेज गो फॉर पैरामीट्रिक टेस्ट। आपने पैरामीट्रिक टेस्ट की बात माननी है। क्यों? क्योंकि इधर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होता तब आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के रिजल्ट को वैलिड मानते, लेकिन चूंकि इधर आपका डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का जो रिजल्ट होगा वो ठीक नहीं होगा और इधर आपका एरर आएगा, ठीक है। और ये जो मीन्स का डिफरेंस है ये एक्चुअली सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट ने हमें बता दिया है कि हमारा डेटा, क्योंकि हमने नॉर्मलिटी टेस्ट से हमने पहले देख लिया था कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पैरामीट्रिक टेस्ट ने हमें बता दिया कि डिफरेंस नहीं एग्जिस्ट करता, तो डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेशक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट बोल दे के आपका डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तो फिर भी आपने पैरामीट्रिक टेस्ट की बात माननी है अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मैं अगर का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपने पैरामीट्रिक टेस्ट की बात माननी है। लेकिन अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अगर मेरा जो शापिरो-विल्क और कोलोनोव-स्मिर्नोव टेस्ट था वो उसको मुझे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करनी पड़ जाती, उसमें अगर मेरी पी वैल्यू 0.05 से कम आती और तो मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होता, तो फिर मेरे लिए ये रिजल्ट्स जो थे वो वैलिड होते, जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट थे, जो क्रुस्काल-वॉलिस के, ठीक है। सो बेसिकली आपने जब भी किसी किस्म की कोई भी क्वेश्चनर बेस्ड स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि आपने वेरिएबल्स किस तरीके से बनाने हैं, आपने उनको एंटर किस तरीके से करना है, आपने डेटा किस तरीके से एंटर करना है, आपने उसकी रिलायबिलिटी किस तरीके से चेक करनी है, आपने फ्रीक्वेंसीज कैसे चेक करनी है, और उसके बाद आपने कंप्यूट वेरिएबल किस तरीके से करना है, आपने वेरिएबल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड या मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, वो हमने सीखा। उसके बाद फिर हमने इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट लगाना सीखा,
हमने वन वे एनोवा लगाना सीखा, हमने नॉर्मेलिटी ऑफ द डेटा चेक करना सीखी, ठीक है। और जब भी आपने कोई भी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लगाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि यू ऑलवेज चेक योर द नॉर्मेलिटी ऑफ योर डेटा। क्यों? क्योंकि द डिसीजन कि आपने किस टेस्ट के रिजल्ट को सिग्निफिकेंट मानना है वो डिपेंड ही इस बात पे करता है कि आपका डेटा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हमारी ये यहाँ पे जो बेसिक टेस्ट थे वो हमारे यहाँ पे कवर हो गए, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो था इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट था, वन वे एनोवा था, नॉर्मेलिटी टेस्टिंग थी, और इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स थे, वो हमने कवर कर लिए। अब हम अगली बात के ऊपर आते हैं कि एक और टेस्ट है जिसका नाम है काई स्क्वायर टेस्ट। अब काई स्क्वायर टेस्ट इसलिए इस्तेमाल होता है कि जब आपके पास डेटा जो है वो दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हो, तो आपने दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन चेक करनी है, तो उसके लिए आप जो है वो काई स्क्वायर लगाएंगे। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरी क्लास है और जो मेरा जेंडर है, ठीक है, उसके दरमियान क्या एसोसिएशन है, ठीक है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी जो कि जो जेंडर है और क्लास है उसके दरमियान कोई एसोसिएशन है या नहीं। तो सबसे पहले मैं अपनी नल हाइपोथेसिस क्या बनाऊंगा कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड ईयर ऑफ स्टडी या जेंडर और एकेडमिक ईयर। तो अगर मैं इसको टेस्ट करना है तो मैं काई स्क्वायर के जरिए से करूँगा, क्योंकि दोनों मेरे जो वेरिएबल्स हैं वो कैटेगोरिकल हैं। उसके लिए मैंने एनालाइज पे जाना है। एनालाइज के बाद मैं जाऊँगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के नीचे होगा क्रॉस टैब्स। आप क्रॉस टैब्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रोज का ऑप्शन आएगा, कॉलम्स का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब आप कॉलम्स के अंदर एक कैटेगोरिकल वेरिएबल डाल दो और रोज के अंदर दूसरा कैटेगोरिकल वेरिएबल डाल दो, इसमें कोई मसला नहीं है। आप बेशक इसको स्विच भी कर सकते हो, आप रोज के अंदर क्लास डाल दो और रोज की कॉलम्स के अंदर क्लास डाल दो और रोज के अंदर बेशक जेंडर डाल दो, उसका कोई मसला नहीं। बस आपका एक कैटेगोरिकल वेरिएबल रोज में होना चाहिए, एक कैटेगोरिकल वेरिएबल आपका कॉलम्स में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक 2x2 टेबल बना लेते हो। अब आप आगे जाते हो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तो स्टैटिस्टिक्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें आपने काई स्क्वायर पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना। आप देखिए कि इसने हमें एक टेबल बना दी, क्रॉस टेबुलेशन बना दी। इसने मुझे बता दिया है कि एक जेंडर इधर है और क्लास इधर है। तो थर्ड ईयर में मेरे पास 50 बच्चे थे मेल्स और 50 बच्चियाँ थी फीमेल्स, और मेरे पास टोटल जो थे वो थर्ड ईयर से 100 थे। इसी तरह फोर्थ ईयर से 100 थे, फाइनल ईयर से 100 थे। इसने मुझे एक टेबल बना दिया 2x2 टेबल, ठीक है। और उसके बाद फिर इसने मुझे क्या दी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसिम्प्टोमेटिक सिग्निफिकेंस, ये आपकी पी वैल्यू है, ठीक है। अब जो काई स्क्वायर टेस्ट है उसके अंदर भी आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो कब एक्सेप्ट होती, जब आपकी वैल्यू 0.05 से ज्यादा होती। अब चूंकि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ स्टडी पार्टिसिपेंट्स थे, तो यहाँ पे मेरी जो पी वैल्यू थी वो 1 आई, विच इज क्वाइट हाई, और 0.05 से ज्यादा है। इसका मतलब मैं अपनी जो नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट करूंगा कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं आप उनको यूज करके उनके ऊपर काई स्क्वायर टेस्ट को यूज कर लगा के आप इस तरीके से एसपीसीएस में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक और एग्जांपल के साथ, कि अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाऊंगा दोबारा और क्रॉस टैब्स में जाऊंगा, और अब मैं जेंडर की जगह ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 ले लेता हूँ। अब मैंने देखना है कि क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो है जो जेंडर के हिसाब से चॉइसेस हैं उनके दरमियान कोई एसोसिएशन है या नहीं। और इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स में काई स्क्वायर और कंटिन्यू, और फिर मैं ओके पे क्लिक करूंगा। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब मेरे पास जो टेबल आया वो किस तरह का आया, कि जेंडर मेरे पास मेल फीमेल, स्ट्रांगली अग्री डिसएग्री, ये मेरे पास 5 ऑप्शन आ गए। इसने मुझे एक टेबल बना दिया मेरे दोनों कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का। और उसके बाद फिर अब मैं यहाँ पे टेस्ट यहाँ पे देखता हूँ, तो टेस्ट में आपने यहाँ पे देखिए पियर्सन काई स्क्वायर, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 0.05 से बहुत कम है, 0.016 है, which is lower than 0.05, which means that there is a significant association between the क्वेश्चन 10 के अंदर जो भी मेरा क्वेश्चन 10 था उसके अंदर जो चॉइसेस बच्चों ने जो ली थी और उसकी जो जेंडर के साथ एसोसिएशन थी वो सिग्निफिकेंट थी।
सो यहाँ पे मेरा एक रिजल्ट सिग्निफिकेंट आया है ऑफ काई स्क्वायर ऑफ द काई स्क्वायर टेस्ट। तो आप इस तरीके से यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट को लगा के अपने दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के अंदर एसोसिएशन को देख सकते हो। और जब भी आपने कोई टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लगाना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपनी नल हाइपोथेसिस जनरेट करनी है और पी वैल्यू की बेस पे अपने जो नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। सो अब आप आगे देख सकते हैं कि यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब जो लास्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा वो है कोरिलेशंस। तो कोरिलेशंस के लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है कि कोरिलेशन में आपके पास जो स्टडी वेरिएबल हो वो आपके पास दोनों स्केल हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे स्टडी वेरिएबल्स जो हैं बहुत सारे स्केल हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी एज और मेरा जो टोटल स्कोर है उसके दरमियान क्या कोरिलेशन है, कि जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है बच्चों की तो क्या उनका टोटल स्कोर जो है क्लिनिकल लर्निंग की परसेप्शन का वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या उनके क्या एसोसिएशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। तो उसके लिए मैं एनालाइज पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे ऑप्शन होगा मेरे पास कोरिलेट का, और कोरिलेट के बाद क्योंकि मैं दो वेरिएबल्स को कोरिलेट कर रहा हूँ आपस में तो फिर मैं बाइवेरिएट यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं बाइवेरिएट कोरिलेशन यूज़ करूँगा। और इसके अलावा अब देख सकते हैं कि मेरी पहला वेरिएबल होगा एज और दूसरा वेरिएबल मेरा होगा टोटल स्कोर। इन दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में कि जब भी हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा देन वी विल यूज पियर्सन्स कोरिलेशन, लेकिन अगर हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा देन वी विल यूज स्पीयरमैन कोरिलेशन। सो अब हमारा डेटा जिस तरह हमने देखा था बिल्कुल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था तो फिर हम यहाँ पे पियर्सन कोरिलेशन पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होता, ठीक है, या हमारे पास एक वेरिएबल कैटेगोरिकल होता तो फिर हम स्पीयरमैन कोरिलेशन यूज करते। अब हमारे पास यहाँ पे जो दोनों वेरिएबल्स हैं दीज आर स्केल एंड बोथ आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो वी विल यूज पियर्सन्स कोरिलेशन। और यहाँ पे मैं जब ओके पे क्लिक करूंगा तो अब मेरे पास ये कोरिलेशन मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, और मेरा कोरिलेशन मैट्रिक्स जो था वो मुझे बता रहा है कि ये एज है, एज के साथ क्या कोरिलेशन है। हम एज का अब एक ही वेरिएबल के साथ कोरिलेशन तो 1 ही आएगी, तो फिर अब आपने इसको इग्नोर कर देना है, जो 1 आया है इसको वैल्यू को आपने इग्नोर कर देना है। लेकिन जो अगली वैल्यू आई है इसको आपने जरा गौर से देखना है कि वैल्यू जो हमारी आई है ये मेरी आई है -0.184। अब इसका क्या मतलब है कि -0.184 ये मेरा आर वैल्यू है विच इज माय पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, आर वैल्यू है। आपने जब भी रिपोर्ट करना है अपने एनालिसिस में आपने इस वैल्यू को रिपोर्ट करना है और नीचे सिग्निफिकेंस वैल्यू होगी इसको रिपोर्ट करना है। अब इधर सिग्निफिकेंस का क्या रोल है? अब इधर सिग्निफिकेंस का ये रोल है कि ये बता रही है कि आपकी जो कोरिलेशन है दैट इज सिग्निफिकेंट, कि आपके इन दोनों वेरिएबल्स में टोटल स्कोर में और एज के अंदर जो कोरिलेशन है दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, और उसकी जो कोरिलेशन वैल्यू है वो -0.18 है। अब माइनस का क्या मतलब है कि डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे मेरी एज बढ़ेगी तो मेरा टोटल स्कोर जो होगा वो डिक्रीज होगा, और वो डिक्रीज कितना होगा -0.18। इसका मतलब 0.18 इसको आप परसेंटेज में देखें तो 18% बनता है। सो इफ वी इंक्रीज द एज बाय 1%, ठीक है, या बाय वन अमाउंट देन आवर टोटल स्कोर विल डिक्रीज बाय 18%। ठीक है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से होगी कि जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ एज तो मेरी जो टोटल स्कोर है वो इतना % डिक्रीज हो रहा है। तो लेकिन आपने इसको परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करना। जब भी आप लिखोगे अपने डेटा में आपने हमेशा ये जो वैल्यू आपकी आई है -0.18 की आपने इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है इन दी कोरिलेशन। सो बेसिकली तो कोरिलेशन ये है। तो इसी तरीके से आप स्पीयरमैन कोरिलेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो स्पीयरमैन कोरिलेशन के लिए आपने क्या करना है, आपने कोरिलेट पे जाना है, बाइवेरिएट पे जाना है और आपने स्पीयरमैन कोरिलेशन पे टिक कर देना इंस्टेड ऑफ पियर्सन। और स्पीयरमैन कोरिलेशन के लिए हमारे पास क्या चीज़ थी कि हमारे पास एक डेटा जो है वो कैटेगोरिकल हो या हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। तो हमारे पास एक डेटा कैटेगोरिकल है वो है हम कहते हैं क्लास। तो क्लास और टोटल स्कोर के दरमियान हम कोरिलेशन देख लेते हैं, इसको ओके करते हैं। तो आप देखें कि क्लास और जो हमारे पास टोटल स्कोर है उसके दरमियान भी कोरिलेशन नेगेटिव है। और अगर मैं एक यूनिट अगर मैं जो है क्लास जो है वो 3rd ईयर से 4th ईयर करूँगा, एक ऑर्डर क्लास का बढ़ाऊँगा तो मेरी 16.9% तक जो है वो क्या नाम है उसका
टोटल स्कोर जो है वो डिक्रीज होगा अगर मैं क्लास को बढ़ाऊंगा। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरे पास स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ गया। तो इस केस में सिर्फ इसका नाम चेंज होगा कि पियर्सन की जगह स्पीयरमैन हो जाएगी, लेकिन चूंकि आपने कैटेगोरिकल वेरिएबल यूज किया तो फिर आपने स्पीयरमैन का वर्ड यूज करना है इंस्टेड ऑफ पियर्सन। सो बेसिकली ये हमारे पास कोरिलेशन की बात आ गई, तो हमने यहाँ पे कोरिलेशन को भी कवर कर लिया। तो अगर मैं रिग्रेशन की बात करूँ तो रिग्रेशन को कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा और ये बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल भी नहीं होती इन द क्वेश्चनर स्टडी। सो बेहतर ये है कि आप रिग्रेशन के ऊपर ना जाए, लेकिन इफ़ यू वांट टू लर्न रिग्रेशन तो उसके लिए यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो अगर किसी का कोई सवाल हो तो फिर वो मुझसे पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन आया है कि इफ नॉन पैरामीट्रिक गेट आंसर ऑफ अनएबल टू कंप्यूट, किसी और को कोई सवाल है अगर तो मुझे बता दे। अगर आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ये कह रहा है कि ये आमना शेख का सवाल है कि इफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट गेट आंसर ऑफ अनएबल टू कंप्यूट, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो एंट्री की है ना वो ठीक नहीं है। ठीक है, आप जरा पीछे जाके देखें कि हो सकता है कि आपने जो है जो वेरिएबल होगा फील्ड्स के अंदर वो आपने नॉमिनल वेरिएबल डाल दिया होगा टेस्ट फील्ड के अंदर, वो टेस्ट फील्ड के अंदर वो स्केल हो, ठीक है, और आपका जो ग्रुपिंग वेरिएबल हो वो नॉमिनल हो। तो जब वो आप ग्रुपिंग वेरिएबल नॉमिनल रखेंगे और टेस्ट फील्ड के अंदर आप स्केल लिखेंगे तभी वो टेस्ट कंप्यूट करेगा, वरना वो टेस्ट में एरर शो कर देगा और ये शो कर देगा अनएबल टू कंप्यूट। सो आपने इस चीज़ का देखना है, इस चीज़ का ज़रूर देखना है कि आप जब टेस्ट एंटर कर रहे हैं वो ठीक तरीके से एंटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो एक और सवाल है, आई डोंट नो कवर हुआ है या नहीं, बट इफ रिलायबिलिटी में क्रॉनबेक अल्फा इज बिलो 0.7 तो फिर क्या करें। सो अगर आपका क्रॉनबेक अल्फा 0.7 से कम है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो ज़्यादा तंग करने वाली बात होती है वो तब आती है जब आप 0.55 या 0.5 से भी कम आपकी जो है ना क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू आ रही हो। तो इफ़ योर वैल्यू इज नियर टू 0.7 देन इट्स गुड, और अगर 0.7 से ज़्यादा है फिर तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, फिर कोई मसला नहीं। लेकिन अगर 0.6 से लेकर 0.7 तक है तो भी आप कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर 0.6 से कम है ना तो इसका मतलब कि आपकी क्वेश्चन की रिलायबिलिटी कम है, तो आपको चाहिए कि अपने क्वेश्चन के आइटम्स पे दोबारा गौर करें। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन की कोडिंग ठीक ना हो, तो आपने कोडिंग को ठीक करना है, अपनी वैल्यूज़ को ठीक करना है। और इसके अलावा जो एक और चीज़ है जो आपने जिसका ध्यान रखना है वो ये कि अपने क्वेश्चनर के आइटम्स को इंक्रीज करना है। तो जब भी आप कोई रिसर्च करें हो तो अगर आपकी क्वेश्चनर के आइटम्स अच्छे अमाउंट में हों, जैसे कि जैसे मेरा जो क्वेश्चन था इसमें 25 आइटम्स थे, तो 25 आइटम्स का आपका क्रॉनबेक अल्फा मोस्ट प्रोबेबली 0.7 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो और आपके जो क्वेश्चंस हों वो काफ़ी ज़्यादा मैच करें। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप कोई जो पहले से जो क्वेश्चन मौजूद हो इंटरनेट पे आप उसको यूज़ करें। लेकिन अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपके आइटम्स नंबर्स जो हैं वो अच्छे खासे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक और क्वेश्चन आया है कि क्यू क्यू प्लॉट्स को एक्सप्लेन कर दें। तो क्यू क्यू प्लॉट्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आउटपुट फाइल में क्यू क्यू प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक क्यू क्यू प्लॉट है। ये आमना शेख का सवाल है, ये आई होप ये आप सुन रही हैं। तो क्यू क्यू प्लॉट में बेसिकली आपका जो भी डेटा होता है ना, एक जो पार्टिसिपेंट होता है तो वो आपका आप एक ग्राफ की फॉर्म के अंदर डिनोट कर देते हो, और क्यू क्यू प्लॉट से भी आप नॉर्मेलिटी ऑफ योर डेटा को एसेस कर सकते हो। तो क्यू क्यू प्लॉट्स के आप देख सकते हैं कि एक ही लीनियर लाइन है, ये मेरा सबसे लोएस्ट वैल्यू है और ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो अब ये जो मेरी लीनियर लाइन है इसके आसपास ये सारे के सारे डॉट्स होंगे ना, तो इसका मतलब मेरा डेटा काफी हद तक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लेकिन अगर मेरा डेटा जो वो डिस्पर्स्ड होगा तो इसका मतलब ये है कि मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब ये इसका मतलब मेरा डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होता।
तो ये जो है हमारे पास क्यू प्लॉट्स है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक एक पार्टिसिपेंट को नोट कर लेते हैं कि एक पार्टिसिपेंट की क्या क्या वैल्यू आ रही है। अब ये देखें कि ऑब्जर्व वैल्यू है हमारे पास उसकी जो हमारे टोटल स्कोर था, और ये हमारे पास एक्सपेक्टेड नॉर्मल वैल्यू है। तो अब यहाँ पे इसने प्लॉट की हुई है एक एक जो हमारे पास एक एक पार्टिसिपेंट की वैल्यूज को, ये 300 के 300 पार्टिसिपेंट्स को इसने इस तरीके से डिनोट किया हुआ है, और ये ज्यादातर एक ही लाइन के ऊपर फॉल कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा डेटा जो है वो काफी हद तक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो किसी और का कोई सवाल? फेसबुक लाइव सेशन से किसी का कोई सवाल आया हो? अस्सलाम वालेकुम जवाद। नहीं, बस ये 3 क्वेश्चंस ही थे आज, इसके आपने आंसर कर दिए। 2 मिनट के लिए वेट कर लीजिए, अगर किसी का जूम मीटिंग में से कोई क्वेश्चन हो तो वो कर ले, फिर आप ख़त्म कर सकते हैं। ये कोई चैट बॉक्स में सवाल कर सकता है अगर करना चाहे तो, या हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उसे कर दूंगा। जवाद, ये एक और क्वेश्चन आया है जी। डी ट्रेंडेड क्यू प्लॉट जो है वो क्या शो करता है? अच्छा, मैं डिटेंडेड क्यू प्लॉट्स भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये तो आपके नॉर्मल क्यू प्लॉट थे ना जो मैंने अभी आपको दिखाया है, तो ये आपको इससे आप असेस कर सकते हो कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या नहीं। तो डिटेंडेड क्यू प्लॉट ना वो आपकी वो वाले पार्टिसिपेंट्स शो कर रहा होता है कि जिसके अंदर जो आपकी जो नॉर्मेलिटी से हट के आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई तकरीबन ऑलमोस्ट 40 to 50 स्टूडेंट्स इस तरीके के थे कि जो उस लाइन से थोड़े थोड़े अवे आ रहे थे। तो डी ट्रेंडेड क्यू प्लॉट्स जो हैं वो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट मेजर नहीं है टू असेस नॉर्मेलिटी। आपने नॉर्मल जो क्यू प्लॉट है आपने उसी को गौर से जो है ना देखना है, उसी को सही से असेस करना है। डी ट्रेंडेड क्यू प्लॉट वो आपको बस बता रहा होता है कि आपके ये वाला पार्टिसिपेंट जो है वो नॉर्मेलिटी से इतना इतना फार अवे है, ये वाला जो है वो इतना फार अवे है। तो डी ट्रेंडेड क्यू प्लॉट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। स्टैट्स में आपने जो बेसिक चीज जो आपकी चीज समझने वाली है ना, वो एक सेकंड लगता है मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की, मैं स्क्रीन शेयर दोबारा करता हूँ, वेट। जी, अब आपको नजर आ रही होगी कि जो डी ट्रेंडेड क्यू प्लॉट है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने आपको सिर्फ यही बताना है कि आपका कौन सा पार्टिसिपेंट जो नॉर्मेलिटी की लाइन है। अब इसमें ये नॉर्मेलिटी की लाइन है हॉरिजॉन्टल, उसमें आपकी लाइन जो थी वो यूं टेढ़ी करके जा रही थी, लेकिन इसके अंदर आपकी एक सीधी नॉर्मेलिटी की लाइन है। आपको बता रहा है कि आपका कौन सा पार्टिसिपेंट नॉर्मेलिटी से कितना दूर है, ठीक है, इस लाइन से कितना दूर है। तो और कौन से जो है वो आपके पोटेंशियल आउटलायर्स हैं आपके डेटा के अंदर। सो आपने बेसिकली डी ट्रेंडेड क्यू प्लॉट को नहीं देखना, आपने सिर्फ क्यू प्लॉट को देखना है, नॉर्मल क्यू प्लॉट को अगर आप देखना चाहें। और ज्यादातर क्यू प्लॉट्स जो होते हैं ये आपने अपने एनालिसिस के अंदर एक्सप्लेन भी नहीं करने होते। आपने अपने एनालिसिस के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, आपने जो अपने इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज की होती हैं उनकी पी वैल्यूज आपने अपने रिसर्च पेपर में वो प्रेजेंट करनी होती है। सो आप जब भी आप एसपीएसएस यूज करें तो उसने आपको बहुत सारी चीजें बता देनी है, तो लेकिन आपने जो उसमें से काम की चीजें जो है ना सिर्फ आपने उन्हीं को असेस करना है, और आपने जो चीजें आपके काम की नहीं उनको इग्नोर करना है। जब आप ये चीज सीख जाएंगे तो आपके लिए डेटा एनालिसिस, क्योंकि अगर आप इटी बिटी डिटेल्स जो होती हैं एसपीएसएस की आप उनके ऊपर गौर करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप अपने लिए मुश्किलात क्रिएट करेंगे। सो बेटर ये है कि जिससे मैंने आपको समझाया कि जो नॉर्मेलिटी एनालिसिस है उसमें आपने हिस्टोग्राम को देखना है, इस तरह से उसकी कर्व को देखना है, नॉर्मेलिटी टेस्ट को देखना है, आपको पता लग गया आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बस नाउ यू कैन गो फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर पैरामीट्रिक टेस्ट। और अगर आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, गो टूवर्ड्स दी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। और आपने रिसर्च पेपर में आराम से बता दो कि मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था तो मैंने पैरामीट्रिक टेस्ट इस्तेमाल किया, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट या नोवा इस्तेमाल किया,
और अगर नहीं था तो मैंने मैन विटनी यू या क्रुस्काल वॉल्यूस इस्तेमाल किया। सो बेसिकली आपको सिर्फ ये नॉर्मेलिटी टेस्ट जो है ये आपको सिर्फ पता करने के लिए कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। इसके अलावा कोई और सवाल किसी का? नहीं जवाब, इसके अलावा कोई क्वेश्चन या आप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारा जो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा नाइटमेयर्स ऑफ पब्लिशिंग का, और जो नाइटमेयर्स ऑफ पब्लिशिंग वाला हमारा जो होगा वो इंशाल्लाह रबिया खुर्शीद देंगी, जो हमारी रबियन स्टूडेंट रिसर्च सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो सेशन बहुत अच्छा गुजरेगा और आप लोगों को पब्लिशिंग के लिए कि कौन सा जर्नल सेलेक्ट करना है और किस जर्नल में किस तरह से पब्लिश करवाना है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज के सेशन बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा, और इसके साथ मैं अल्लाह हाफ़िज़ करता हूँ।